तो गाइस ये कहानी है इचिगो कुरोसाकी नाम के एक 15 साल के हाई स्कूल स्टूडेंट की, जहाँ इसकी उम्र के लड़के बीजीएमआई खेलने या कुड़ियां पटाने में अपना सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं। हमारा इचिगो भूतों को देख सकता है। ब्लीच की दुनिया भूतों से भरी हुई है जो कि नॉर्मल इंसानों के लिए इनविजिबल होते हैं, पर इचिगो की जिंदगी तब बदल जाती है जब इसकी मुलाकात रुकिया कुचुकी से होती है, जो कि असल में एक सोल रीपर है। और आगे चलकर हमारा इचिगो भी एक सोल रीपर बन जाता है और बस उसी दिन से इचिगो की एज अ सोल रीपर एक नए एडवेंचर की शुरुआत हो जाती है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर्स आसमान से नीचे उतरकर धरती पर आ जाते हैं और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक खंबे पर चढ़ रखी थी। मुझे उनकी पावर्स महसूस हो रही हैं। लगता है कुछ बुरा होने वाला है। इसके अगले दिन हम इचिगो कुरोसाकी को देखते हैं जो कि कुछ गुंडों की कुटाई लगा रहा होता है। तुम में से कोई मुझे बता सकता है कि वो क्या है? दरअसल वो ऑफरिंग है जो कि उस बच्चे की सोल के लिए थी। हाँ, यहाँ एक छोटी बच्ची मर गई थी, शायद उसी के लिए वो चढ़ाया था वो वेस्ट ना। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल, वो वेस्ट टूटा क्यों पड़ा है? वो गलती से गिर गया था। आप स्केट बोर्डिंग कर रहे थे, माफ कर दो सर जी। स्पिरिट से माफी मांगा वरना ऐसे भूल तुम्हारी कब्र के ऊपर चढ़ा दूंगा। इचिगो को इतने गुस्से में देखकर इनकी फट जाती है और डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं। अब इन गुंडों के जाने के बाद उस लड़की की स्पिरिट यहाँ पर आ जाती है। ये स्पिरिट इचिगो का शुक्रिया अदा करती है। दरअसल ये लड़की कुछ ही दिनों पहले ठीक इसी जगह पर एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। इचिगो इस लड़की को देख पा रहा होता है क्योंकि इसके पास बचपन से ही भूतों को देखने की स्पेशल एबिलिटी है। अब तुम चिंता मत करो, वो लोग तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेंगे। आपका शुक्रिया भैया। ठीक है, रेस्ट इन पीस। उम्मीद है काफी जल्दी तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। इसके बाद इचिगो अपने घर आ जाता है और जैसे ही अपने घर के दरवाजे को खोलता है, मैं घर आ गया, तभी इचिगो के फादर इस पर हमला कर देते हैं और इचिगो की ठुड्डी पर लात मार के इसका मुंह तोड़ देते हैं। ये कोई टाइम है घर आने का? तुम लेट हो। तुम्हें हर समय अलर्ट रहना चाहिए बच्चे, यहाँ तक कि तब भी जब तुम अपने घर पर होते हो। ये कोई तरीका है अपने बच्चे को ट्रीट करने का? अपने ही बच्चे पर ऐसे कौन लात मारता है पिताजी? और आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। इचिगो की दो बहनें भी होती हैं जिनका नाम है यूजू और कारिन। क्या आप दोनों लड़ना बंद करोगी? जल्दी आकर खाना खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। अरे यूजू, इन्हें लड़ने दो। ये बाप बेटे के बीच में प्यार शो करने का इनका स्पेशल तरीका है। इचिगो और इसके फादर जिनका नाम ईशिन कुरोसाकी होता है, दोनों आपस में हाथापाई करने लगते हैं। तभी इचिगो नोटिस करता है कि इसके पीछे एक भूत आ चुका है। अरे ये क्या, एक भूत? हाँ, जिससे कि हमें पता चलता है कि कारिन भी भूतों को देख सकती है। कारिन, क्या तुम भी भूतों को देख सकती हो? हाँ, मैं उन्हें देख सकती हूँ, पर मैं उन पर विश्वास नहीं करती हूँ। और ये सुनकर वो बेचारा भूत अपनी एग्जिस्टेंस पर ही क्वेश्चन लगा देता है कि भाई कैसा भूत हूँ मैं, इसने तो मुझे एक्नॉलेज करने से ही मना कर दिया। और बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है। इस भूत की वजह से इचिगो का ध्यान भटक जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर ईशिन इचिगो को पकड़ लेते हैं और इसे जमीन पर पटक देते हैं। लड़ाई करते हुए ध्यान हमेशा अपने दुश्मन पर रखो। अरे आप पागल हो क्या? आप मेरे दुश्मन नहीं, मेरे पिता। और इचिगो अपने फादर की कुटाई करके यहाँ से चला जाता है। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अब इचिगो के जाने के बाद कारिन इसके पिता को डांटने लग जाती है। वाह, क्या बात है पिताजी, आपकी वजह से इचिगो ने आज खाना भी नहीं खाया। पर इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया? मैं तो बस उसको प्यार कर रहा था। अपनी मरी हुई वाइफ के पोस्टर के पास जाता है और रोने लग जाता है। देख रही हो भाग्यवान, इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं। अगली सुबह न्यूज में बताया जाता है कि ट्रेन स्टेशन के पास एक मिस्टीरियस एक्सप्लोजन हुआ है। इस न्यूज को इचिगो और इसकी बहनें भी देखती हैं। ये जगह तो हमारे घर के काफी पास है। इसके बाद इचिगो अपने स्कूल जाने लगता है, पर तभी रास्ते में इसे किसी मॉन्स्टर के हाउल करने की आवाज सुनाई देती है। तभी शहर में एक एक्सप्लोजन हो जाता है। इचिगो जल्दी से देखने के लिए उस एक्सप्लोजन की तरफ आगे बढ़ जाता है और एक्सप्लोजन वाली जगह पर पहुंचने के बाद इचिगो देखता है कि इसके सामने एक मॉन्स्टर है जो कि उसी बच्ची की स्पिरिट पर हमला कर रहा है। ये देखकर इचिगो घबरा जाता है। ये है क्या? ये बच्ची इचिगो को यहाँ से भागने के लिए कहती है। भैया, यहाँ से जल्दी भाग जाइए। और इचिगो भी इसके साथ यहाँ से भागने लगता है अपनी जान बचाकर। ये है क्या? ये मॉन्स्टर कहाँ से आ गया? भैया मैं नहीं जानती, बस जल्दी यहाँ से भाग चलिए। दरअसल ये हॉलो इस लड़की की आत्मा के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन भागते हुए ये लड़की गिर जाती है और ये मॉन्स्टर इस लड़की पर हमला करके इसे मारने ही वाला होता है कि तभी वही सोल रिपर रुकिया कुचुकी यहाँ पर आ जाती है और इस मॉन्स्टर को एक ही झटके में मारकर यहाँ से गायब हो जाती है। इचिगो ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है कि भाई ये क्या हो गया? ये लड़की कहाँ से आई और ये किसी और को दिखाई भी नहीं दी? ये कैसे हो सकता है? और क्योंकि आम लोग किसी भी स्पिरिट या हॉलो को नहीं देख सकते हैं, तो इन्हें लगता है कि यहाँ पर कोई मिस्टीरियस एक्सप्लोजन वगैरह हो चुका है जिसका कोई सोर्स ही नहीं है। रात को इचिगो उस लड़की के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी रुकिया खिड़की के जरिए से इचिगो के कमरे में आ जाती है। ये देखकर इचिगो हैरान रह जाता है कि भाई ये क्या कर रही है यहाँ पे? तुम कौन हो? रुकिया इचिगो के रूम में कुछ ढूंढने लग जाती है। वो आसपास ही है, मैं उसको महसूस कर सकती हूँ। तभी इचिगो रुकिया पर एक लात मारता है। पागल औरत, यहाँ आस पास मेरा अलावा और कोई नहीं और तुम मेरे रूम में करके रही हो। ये क्या, क्या तुम मुझे देख सकते हो? पागल खाने से छूट के आई है क्या? और कपड़े क्या पहन रखे हैं तूने? रुकिया हैरान रह जाती है कि भाई इचिगो इसे देख कैसे सकता है और इसे लगता है कि इचिगो में कुछ न कुछ डिफेक्ट है क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान रुकिया को देख नहीं सकता है क्योंकि एक सोल रीपर है। इचिगो दोबारा से गुस्से में आकर इस पर हमला कर देता है, लेकिन रुकिया इसके हमले से डॉज कर जाती है। अरे कौन है तुम? बताओ भी यार। मैं एक सोल रीपर हूँ, मेरा नाम है रुकिया कुचुकी। मैं सोल सोसाइटी से आई हूँ। मुझे एक मिशन दिया गया था यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स को मारने का। इचिगो शांति से बैठ जाता है और इसकी बातें सुनता है। तो तुम एक सोल रिपर हो? हाँ। और तुम सोल सोसाइटी से आई हो? हाँ। और तुम्हें बुरी आत्माओं को खत्म करना है? हाँ। हाँ। मतलब दोपहर को जो मैंने मॉन्स्टर देखा था हाँ। वो एक शैतान था। हाँ। और तुम उसे खत्म करने आए हो? हाँ। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा कर लेता हूँ। क्या लगा था मैं ऐसा कहूँगा? बेवकूफ समझा है क्या? तुम खुद भूतों से बात कर सकते हो, तो सोल रीपर्स पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते? मेरा क्यों करूँ मैं तेरा भरोसा? मैंने आज तक किसी सोल रिपर को नहीं देखा। मैं खुद तेरे सामने खड़ी हूँ। छोटी बच्ची घर जा, बहुत रात हो चुकी है ये सब गेम्स खेलने की, ठीक है ना? चुपचाप घर चली जा अपने। अरे माँ बाप यहाँ पर आ जाएंगे तुझे ढूंढते ढूंढते। छोटी बच्ची वर्ड सुनकर रुकिया का दिमाग खराब हो जाता है। तुमने क्या कहा अभी? हाँ, रुकिया कीड़ो का यूज करके इचिगो को पैरालाइज कर देती है। ये क्या? नहीं पा रहा, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम पर कीटो परफॉर्म किया है जो कि एक हाई लेवल मैजिकल स्पेल है जिसे सिर्फ सोल रीपर्स ही यूज कर सकते हैं। वैसे दिखने में मैं छोटी जरूर
जरूर हूँ, मैं कम से कम भी 150 सालों की हूँ। तभी रूकिया अपनी तलवार को बाहर निकाल लेती है और एक हमला परफॉर्म करने वाली होती है। इचिको डर जाता है, पर तभी हमें पता चलता है कि हमला इचिको के लिए नहीं बल्कि उस भूत के लिए होता है जिसे कि हमने कल देखा था, जिसे इचिको भी देख पा रहा होता है। मुझे उस दुनिया में वापस नहीं जाना। प्लीज आप डरिए मत, वो शैतानों की दुनिया नहीं है। मैं आपको सोल सोसाइटी भेज रही हूँ, जहाँ पर आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये तुमने क्या किया? वो आत्मा कहाँ चली गई? मैंने उसे सोल सोसाइटी भेज दिया, या कह सकते हो कि मैंने उसे स्वर्ग भेज दिया है। अब वो वहाँ पर शांति से रह सकता है। और रूकिया एक ड्राइंग बनाकर इचिको को समझाती है कि इस दुनिया में दो तरह की स्पिरिट्स होती हैं, गुड स्पिरिट्स और बैड स्पिरिट्स। बैड स्पिरिट्स को हॉलो कहा जाता है। हॉलोस ह्यूमंस पर हमला करते हैं, यानी कि ह्यूमन सोल्स इनका नाश्ता होती हैं। अरे ये कैसी ड्राइंग है तेरी? तू तो सच में एक छोटी बच्ची है, तीसरी क्लास की ड्राइंग है। ये बात सुनकर रूकिया को गुस्सा आ जाता है और इसके चेहरे पर मूछें बना देती है एक मार्कर का यूज करके। सोल रीपर के 2 टास्क होते हैं। पहला, अच्छी भटकती हुई सोल्स को सोल सोसाइटी में भेजना, जैसा कि मैंने अभी किया। और दूसरा काम है हॉलोस को खत्म करना। और बाहर एक हॉलो उस बच्ची की स्पिरिट का पीछा कर रहा था, पर तभी इस हॉलो को एक स्मेल आती है आसपास काफी अच्छी और टेस्टी सोल है, एक सोल रीपर भी है। और ये हॉलो इस लड़की का पीछा छोड़कर दूसरी डायरेक्शन में जाने लग जाता है। और तभी इचिको को एक साउंड सुनाई देती है। क्या तुमने भी उसे सुना? लगता है यहाँ पर एक हॉलो घूम रहा है। अरे तो बैठी क्या है, जाओ उसको मार। नहीं, मैं उसे नहीं मार सकती हूँ। मैं उसकी पावर को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लगता है कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे रोक रही है। अरे ये क्या बड़बड़ा रही है? तुम्हें वो आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? और तभी अचानक से रूकिया को एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रेशर सेंस हो जाता है। ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। ये तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी है, ये मुझे पहले महसूस क्यों नहीं हुई? तभी इचिको की बहन यूजू घायल हालत में इचिको के पास आती है। भैया, खरीन को बचा लीजिए, वो खतरे में है। पर इचिको के हाथ पैर बंधे हुए होते हैं रूकिया के मैजिकल स्पेल की वजह से। ए लड़की, मुझे आजाद करो, मेरा परिवार खतरे में है। रूकिया जल्दी से बाहर जाती है और देखती है कि इस हॉलो ने कारिन को पकड़ दिया है और रूकिया इसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी इचिको भी लुढ़कते हुए यहाँ पर आ जाता है नीचे। तुम क्या कर रहे हो? ऊपर रहो, तुम उसके साथ नहीं लड़ सकते। चुप करो, मेरा परिवार खतरे में है। तभी इचिको की नजर अपनी बहन पर जाती है जिसको इस हॉलो ने पकड़ा हुआ था। कारिन चिल्ला रही होती है। इचिको अपनी पूरी पावर का यूज करता है, रूकिया के मैजिक को तोड़ देता है। ये देखकर रूकिया हकी बकी रह जाती है। इचिको जल्दी से एक चेयर उठाता है और इस हॉलो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर हॉलो एक ही पंच में इचिको को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से इचिको दूर जाके गिरता है। और रूकिया इस हॉलो की टांग पर हमला कर देती है और कारिन को इस हॉलो के हाथ से आजाद कर लेती है। कारिन, क्या तुम ठीक हो? शांत हो जाओ, तुम्हारी बहन मरी नहीं है। ये हॉलो एक सोल की तलाश में है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। मैं समझ गई, ये हॉलो शुरुआत से ही तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि वो दोपहर में जो हॉलो था वो भी उस लड़की के पीछे नहीं था, तुम्हारे पीछे था। जब तुमने उसे मरी हुई लड़की के साथ कांटेक्ट किया था, शायद उसके बाद से ही तुम्हारे अंदर की एनर्जीज एक्टिवेट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी सोल हॉलोस को अट्रैक्ट कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो हॉलो मेरी वजह से उस लड़की के पीछे पड़ा था, मेरी वजह से मेरी दोनों बहनों को चोट पहुंची। इचिको को गुस्सा आ जाता है कि ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। इचिको इस हॉलो के सामने जाकर कहता है, हड्डी के ढांचे, तुम्हें मेरी सोच चाहिए ना, तो आकर ले लो। और ये हॉलो इचिको पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी रूकिया इस हॉलो के सामने आ जाती है। इचिको को बचाने के चक्कर में रूकिया घायल हो जाती है। तुम बेवकूफ हो क्या? तुम उस हॉलो के साथ कभी नहीं लड़ सकते। तुम बस एक मामूली इंसान हो, क्या तुम भूल गए? रूकिया बुरी तरह से घायल हो जाती है और नीचे जमीन पर गिर जाती है। तुम बेवकूफ हो। अगर तुम अपनी सोल इसे दे भी देते तब भी ये मॉन्स्टर नहीं रुकेगा। ये अपना अगला शिकार ढूंढता रहेगा। इनकी भूख कभी शांत नहीं होगी। क्या कोई तरीका है? मैं कुछ भी करूंगा। तो एक ही रास्ता है, तुम्हें मेरी जगह सोल रीपर बनना होगा। इसके लिए तुम्हें मेरी इस तलवार को अपने सीने के अंदर उतारना होगा। बस यही एक तरीका है। मैं अपनी सारी ताकतें तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर दूंगी। मैं नहीं जानती ये काम करेगा या नहीं, पर यही आखिरी रास्ता है। ठीक है, ये तलवार मुझे दो, सोल रीपर। मेरा नाम रूकिया है। इचिको रूकिया की तलवार पकड़ लेता है। मेरा नाम इचिको है। और इचिको इस तलवार को अपने सीने के अंदर घुसा देता है और रूकिया अपनी सारी ताकतें इचिको के अंदर ट्रांसफर करने लगती है। और तभी इचिको एक सोल रीपर में बदल जाता है और इस मॉन्स्टर का एक हाथ काट देता है। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसे अपनी आधी ताकतें दी थी, पर इसने तो मेरी सारी ताकतें ले ली। इतनी ज्यादा ताकत मैंने आज तक किसी इंसान में नहीं देखी है। इसने मेरे कीड़ों को भी तोड़ दिया था किसी सोल रीपर के पास। मैंने इतनी बड़ी जानबाग तो कभी नहीं देखी। और इचिको एज अ सोल रीपर एक ही हमले में इस मॉन्स्टर को मार गिराता है। और गाइस, सोल रीपर्स की इन स्वर्ड्स को जानपाक्टो कहा जाता है। और इसी दिन से इचिको की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। अगली सुबह हम इचिको के फादर को देखते हैं जो कि इचिको पर हमला कर देता है, पर इचिको इन्हें बीच में ही पकड़ लेता है और बोलता है कि आपका दिमाग खराब हो चुका है क्या? ऐसे कौन उठाता है अपने बेटे को? अपने बेटे पर सुबह सुबह हमला करते हो, आपको शर्म नहीं आती? वो भी सोते हुए। अरे क्या बात है बेटा, बहुत ही बढ़िया, तुम तो काफी स्ट्रांग हो चुके हो। अब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। इचिको के पिता थोड़े मजाकिया हैं, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। और ये बंदा ऐसे ही हर रोज अपने बेटे को जगाता है। हालांकि जगाने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। और तभी इचिको को पिछली रात वाला सीन याद आता है। पिताजी, यूजू और कारिन कैसे हैं? उन्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना? चोटे? ये क्या बक रहे हो प्यारे बेटे? इचिको घर के बाहर जाता है और इसके पिता इसे बताते हैं कि कल रात को एक नशेड़ी ने अपने ट्रक को इनके घर के अंदर घुसा दिया था। वो तो हमारी अच्छी किस्मत थी बच्चे, किसी को कोई चोट नहीं लगी। पर इंसिडेंट काफी ज्यादा अजीब नहीं लगता आपको कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और हम में से कोई भी रात को जगा भी नहीं? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है पिताजी। ये सारी बातें देखकर इचिको काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि इसकी बहनों को रात वाला इंसिडेंट याद क्यों नहीं है कि कल रात को इसे एक हॉलो ने पकड़ लिया था और इसे मारने वाला था। पर तभी इचिको समझ जाता है कि जरूर ये काम उस सोल रीपर रूकिया का है। उसी ने कुछ किया होगा जिसकी वजह से इसके परिवार की मेमोरीज बदल चुकी हैं। इसके बाद हम इचिको के स्कूल में देखते हैं। यहाँ हम ओरिहिमे और तात्सुकी नाम की दो लड़कियों को देखते हैं। तभी इचिको भी यहाँ पर आ जाता है और अपने क्लास की तरफ जाते हुए गलती से ओरिहिमे से टकरा जाता है। ओरिहिमे नीचे गिर जाती है और तात्सुकी इचिको को डांटने लग जाती है। इचिको, तुमने उसे नीचे गिरा दिया, उसे सॉरी कौन बोलेगा? हाँ, मुझे माफ करना। क्या तुम ठीक हो? इचिको जब अपना हाथ बढ़ाता है ओरिहिमे की तरफ तो ओरिहिमे शर्मा
जाती है और यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद इचिगो अपने क्लासरूम में जाता है और अपने दोस्तों से बातें करने लगता है। इसके दोस्तों में एक बंदा चैड भी है, गीका चैड। और तभी इचिगो देखता है कि रूकिया भी यहाँ पर आ चुकी है, वो भी एक ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पर। रूकिया को इंसानी रूप में देखकर इचिगो डर जाता है और हका बका रह जाता है। मैं यहाँ पर नई आई हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। रूकिया हैंडशेक करने के बहाने इचिगो को अपना हाथ दिखाती है, जिस पर लिखा हुआ था कि अगर तुमने कोई भी सीन क्रिएट किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी अभी के अभी। ये देखकर इचिगो डर जाता है। रूकिया एक ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पर इचिगो के स्कूल में आ चुकी है। इसके बाद इचिगो रूकिया को बाहर लेकर जाता है। छोटी बच्ची, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, जा अपने घर जा। बकवास बंद करो, अभी मेरे पास सोल सोसाइटी जाने की एबिलिटीज नहीं बची हैं। वहाँ सिर्फ सोल रीपर्स एंटर कर सकते हैं। और घोंचू, कल रात को तुमने मेरी सारी पावर्स ले ली थी, तो मैं बस एक नॉर्मल सोल बन चुकी हूँ और मेरे पास सोल रीपर पावर्स नहीं बची हैं। और तुम्हारी वजह से अब मैं सोल सोसाइटी नहीं जा सकती। पर एक सेकंड, तुम तो एक शिनिगामी हो ना, तो बाकी लोग तुम्हें कैसे देख सकते हैं? रूकिया बताती है कि इस वक्त मैंने गीगाई पहन रखी है, जो कि एक टेम्पररी बॉडी होती है, जिसे पहनकर सोल रीपर्स एज अ नॉर्मल ह्यूमन बिहेव कर सकते हैं। और इसी गीगाई की वजह से इचिगो के क्लासमेट्स रूकिया को देख सकते हैं। ठीक है, जब तक मेरी पावर्स लौट नहीं आती तुम्हें मेरी जगह पर एज अ सोल रीपर काम करना होगा, समझ गई ना घोंचू? अरे मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं मना कर रहा हूँ। इचिगो सोल रीपर्स की ड्यूटीज को निभाने के लिए साफ मना कर देता है। मैं अब मॉन्स्टर्स के साथ नहीं लड़ना चाहता। कल तो वो मेरी मजबूरी थी, मेरी फैमिली खतरे में थी, इसलिए मैंने उस पर हमला कर दिया। मैं स्ट्रेंजर्स के लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डालूं? हाँ, ठीक है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाले, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। रूकिया एक स्पेशल ग्लव पहनती है और इचिगो को धक्का देकर इसके शरीर में से इसकी सोल को बाहर निकाल लेती है और इचिगो एक सोल रीपर में बदल जाता है। अरे ये तो मेरा शरीर है, कहीं तुमने मुझे मार तो नहीं दिया? अरे घोंचू, तुम मरा नहीं, मेरे साथ चलो। रूकिया इचिगो को अपने साथ लेकर जाती है। इसके पास एक फोन भी होता है और बताती है कि ये सोल सोसाइटी का गैजेट है, जिसके थ्रू हायर अप्स हमें ऑर्डर्स दे सकते हैं और ये ऑर्डर्स सोल सोसाइटी से दिए जाते हैं। और इस ऑर्डर के हिसाब से हमारे आसपास एक हॉलो है और हम देखते हैं कि ठीक ऐसा ही होता है। एक पार्क के अंदर एक स्पाइडर टाइप हॉलो एक छोटी बच्ची का पीछा कर रहा होता है। ये बच्चा भी एक सोल ही होता है और जैसे ही इचिगो इस बच्चे को देखता है तो इसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर तभी रूकिया इसे रोक लेती है। रुको, तुमने अभी थोड़े समय पहले कहा था कि तुम किसी अजनबी के लिए फाइट नहीं करोगे, तो अब इस बच्चे को बचाना क्यों चाहते हो? ऐसा क्यों है? इचिगो, ये कोई मजाक नहीं है। यहाँ तुम चूज नहीं कर सकते किसे बचाना है और किसे नहीं बचाना है। सोल रीपर की नजर में सभी सोल्स एक बराबर होती हैं। अगर तुमने उस बच्चे की हेल्प कर दी तो तुम्हें एक सोल रीपर बनना होगा। क्या तुम किसी स्ट्रेंजर के लिए अपनी जान को दांव पर लगा सकते हो क्या इचिगो? इचिगो हेजिटेट करने लगता है, पर काफी सोचने के बाद इस स्पाइडर हॉलो को मार ही गिराता है और इस बच्चे की सोल की जान बचा लेता है। बच्चे की सोल की जान, हाँ कुछ ऐसा ही है गाइस। मैं वही करूंगा जैसा मेरा दिल करेगा। मैं डिसाइड करूंगा कब मुझे लड़ना है और कब मुझे नहीं लड़ना है। इसके बाद इचिगो अपनी तलवार की बैक साइड को इस बच्चे के सर से टकरा देता है और इचिगो इस बच्चे की सोल को सोल सोसाइटी भेज देता है। ये देखकर रूकिया हैरान रह जाती है कि इचिगो ने बिना किसी के सिखाए ही इस सेरेमनी को परफॉर्म करना सीख लिया है और इस सेरेमनी को कौनसो कहा जाता है। इसके बाद हम ओरिहिमे को देखते हैं, जो कि पढ़ाई कर रही होती है और दूर से ही एक सोल इस पर नजर रख रही थी और ये सोल ओरिहिमे के मरे हुए भाई की थी। ओरिहिमे, लेकिन तभी दो हॉलोस यहाँ पर आ जाते हैं और इसे पकड़ लेते हैं और इसे फोर्सफुली किसी दूसरी दुनिया में लेकर जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स ओरिहिमे के भाई को खा जाते हैं और अब ये बंदा भी हॉलो में बदल जाता है। इस तरफ इचिगो रूकिया से परेशान हो चुका था, क्योंकि हर टाइम बस इसको फॉलो करती रहती थी किसी छोटी बच्ची की तरह। हाँ ठीक है, तुम सोल रीपर की जॉब करना शुरू कर दो, फिर मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगी। लेकिन तभी दोनों देखते हैं कि एक गाड़ी ओरिहिमे को ठोक कर जा चुकी है और ओरिहिमे नीचे जमीन पर गिरी हुई है। पर जैसे ही दोनों ओरिहिमे को देखने के लिए इसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि ओरिहिमे बिल्कुल सही सलामत है। ओरिहिमे, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें अभी एक कार ने टक्कर मारी थी ना? मैं ठीक हूँ इचिगो, मैं बस गलती से गिर गई थी। हाँ तुम कौन हो? अरे ओ बेवकूफ, ये मेरी क्लासमेट है। कम से कम हमारी क्लासमेट्स की शक्ल और नाम याद रख बेवकूफ। इसके बाद दोनों एक दूसरे को ग्रीट करती हैं। अरे हाँ, मुझे याद आया, ये तो हमारी क्लासमेट है ना। ओरिहिमे बताती है कि मैं सब्जियां लेकर जा रही थी, आलू बैंगन टमाटर वगैरह, और रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो गया, पर फिर भी बिल्कुल ठीक ठाक है, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात है। और तभी रूकिया को इसके पैर पर एक हैंड प्रिंट दिख जाता है, जो कि किसी इंसान का नहीं लग रहा था। रूकिया को ओरिहिमे पर शक हो जाता है कि क्या सच में अभी किसी कार ने इस पर हमला किया था या वो कोई और चीज थी। अब शाम को घर जाते हुए रूकिया इचिगो से पूछती है कि वो लड़की कौन थी। हाँ अच्छा, वो लड़की वो तात्सुकी की बेस्ट फ्रेंड है, पर 3 साल पहले ओरिहिमे का बड़ा भाई गुजर गया, वो भी हमारे कुरोसाकी क्लिनिक के ठीक सामने, और वही ओरिहिमे का इकलौता रिश्तेदार था। उस दिन के बाद से ही ओरिहिमे अकेली पड़ गई। और ये सुनकर समझ जाती है कि अभी उसके बड़े भाई ने ही ओरिहिमे को उस कार एक्सीडेंट से बचाया था, पर वो हैंड प्रिंट जो कि ओरिहिमे की टांग के ऊपर था वो किसी इंसान का नहीं था। इसके बाद इचिगो रूकिया से पूछता है कि अगर तुम सोल सोसाइटी नहीं लौट सकती हो तो तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा घर कहाँ है। पर रूकिया इसे बिना कुछ बताए ही यहाँ से निकल जाती है। यहाँ तात्सुकी ओरिहिमे के घर डिनर लेकर आती है और मस्त डिनर करने लगती है। और यहाँ पर यूजू इचिगो से आकर पूछती है कि क्या तुमने मेरे पजामास देखे हैं क्या इचिगो, कल से मिल नहीं रहे। मैं तेरे पजामास का क्या करूंगा? हाँ, मेरे ऐसे कुड़ियों वाले शौक नहीं। दरअसल यूजू के पजामास को रूकिया ने चुराया था और ये इचिगो के कमरे में ही इसके क्लोजेट के अंदर रहती है, पर इस बात के बारे में इचिगो को नहीं मालूम होता है। तभी रूकिया को अचानक से कुछ महसूस हो जाता है और क्लोजेट को खोल देती है। और जैसे ही इचिगो रूकिया को देखता है तो इसकी हालत खराब हो जाती है कि भाई ये यहाँ पर क्या कर रही है, मेरी परमिशन के बिना यहाँ पर रह रही है ये। वो आ रहा है, तैयार हो जाओ। रूकिया जल्दी से अपने ग्लव को पहनकर इचिगो की सोल को इसकी बॉडी से अलग कर देती है और ऐसा करते ही इनके कमरे के अंदर एक मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि वही मॉन्स्टर था जो कि ओरिहिमे की बड़े भाई की सोल से बना है। इसके बाद इस मॉन्स्टर और इचिगो के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है और ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। इस हॉलो के साथ लड़ते हुए इचिगो को पता चलता है कि यह हॉलो कोई और नहीं बल्कि ओरिहिमे का भाई है। तब ये हॉलो यहाँ से चला जाता है और रूकिया बताती है वो स्पिरिट्स जो कि काफी
काफी ज्यादा अकेली रहती है, या फिर इनकी कुछ ऐसी डिजायर्स जो कि इनके जीते जी पूरी नहीं हो पाती है, उसकी वजह से मरने के बावजूद भी इनकी आत्मा भटकती रहती है और ऐसी स्पिरिट्स को हंट करके हॉलोज इन्हें भी अपने जैसा बना लेते हैं। यहाँ पर ओरिहिमे और तात्सुकी दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो हॉलो यानी कि ओरिहिमे का भाई यहाँ पर आ जाता है। इसकी प्रेजेंस को ये लोग भी फील कर पाते हैं। यहाँ पर इचिको इस बात से कंफ्यूज था कि अगर वाकई ही में जो हॉलो है वो ओरिहिमे का भाई है तो वो मेरे पीछे क्यों आया था मुझे मारने के लिए। हमें सबसे पहले ओरिहिमे को बचाना होगा क्योंकि वो इस वक्त खतरे में है। उसका बड़ा भाई अब एक हॉलो बन चुका है और हॉलोज किसी के भी सगे नहीं होते हैं। इचिको को बताती है कि उस हॉलो को हराने का बस एक ही रास्ता है कि अपनी जानपाकटों से हमें उसके सर को बीच में से काटना होगा। ये सुनकर इचिको शॉक्ड रह जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ओरिहिमे और तात्सुकी के ऊपर ये हॉलो हमला कर देता है और तात्सुकी बुरी तरह से घायल हो जाती है और ओरिहिमे एक कोने में बैठकर ये सारी चीजें देख रही होती है। इसके शरीर से एक लंबी सी चेन कनेक्टेड हो जाती है जिससे कि इसकी एक और बॉडी कनेक्टेड होती है। असल में इनमें से एक ओरिहिमे की बॉडी है और दूसरी उसकी सोल है और ये चेन असल में एक सोल चेन है जो कि ह्यूमंस की सोल को इनके शरीर के साथ कनेक्टेड रखती है। इस हॉलो ने ओरिहिमे की सोल को इसके शरीर से अलग कर दिया है। ओरिहिमे हिम्मत करके तात्सुकी की जान बचाने की कोशिश करती है पर तभी ओरिहिमे नोटिस करती है कि इस मॉन्स्टर ने अभी इसका नाम लिया। ये सुनकर ओरिहिमे हकी बकी रह जाती है। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? तो मेरी आवाज भूल गई क्या ओरिहिमे? ये मैं हूँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं? यहाँ इचिको और रुकिया काफी तेजी से ओरिहिमे की घर की तरफ जा रहे होते हैं। इचिको रुकिया से पूछता है कि वो हॉलो अपनी ही फैमिली को टारगेट क्यों कर रहा है। हॉलोज के अंदर कोई भी ह्यूमन इमोशंस नहीं होते हैं। जब वो लोग हॉलोज बन जाते हैं तो उनके शरीर में एक होलोपन हो जाता है और वो इनकम्प्लीट एंटिटीज बन जाती हैं और अपने आप को पूरा करने के लिए ह्यूमन सोल्स को खाती हैं। हॉलोज के पास कोई दिल नहीं होता तो उनसे इंसानों की तरह बिहेव करने की उम्मीद मत ही रखना। यहाँ पर इस हॉलो को गुस्सा आ जाता है कि ओरिहिमे अपने बड़े भाई को भूल गई है और ओरिहिमे को जैसे ही मारने ही वाला होता है तभी इचिको यहाँ पर आ जाता है और इस हॉलो को रोक देता है और अभी ओरिहिमे इचिको को देख पा रही होती है। ये चीज इचिको को काफी ज्यादा शॉकिंग लगती है लेकिन तभी समझ जाता है कि इस वक्त ओरिहिमे मर चुकी है और इसकी सोल इसके शरीर से अलग हो चुकी है। तभी वो हॉलो इचिको को मारकर दूर फेंक देता है और इचिको घर से बाहर जाकर गिरता है। हॉलो ओरिहिमे को कैप्चर कर लेता है। ओरिहिमे, क्या तुम सच में मुझे भूल गई? इस हॉलो की आंखों को देखकर ओरिहिमे समझ जाती है। बड़े भैया, पर ओरिहिमे ये देखकर हैरान रह जाती है कि इसका बड़ा भाई अब एक मॉन्स्टर बन चुका है और ओरिहिमे इससे सवाल करती है कि क्या तुम सच में मेरे भाई हो क्या? नहीं, तुम झूठ कह रहे हो। मेरा भाई ऐसा कभी नहीं करेगा। तुम मुझे ही चोट पहुंचा रहे हो। वो ऐसा कभी नहीं करेगा। जब मैं मरा था तो तुम रोजाना मेरे लिए प्रे करती थी मेरी बहना, पर 1 साल के बाद वो तात्सुकी तुम्हारी दोस्त बन गई और तुमने मेरे लिए प्रार्थना करना कम कर दिया। तुम धीरे धीरे मुझे भूलती चली गई और जब तुम हाई स्कूल में पहुंच गई तो तुमने मेरे लिए प्रार्थना करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरे बिना काफी ज्यादा खुश रहने लग गई हो और धीरे धीरे मैं ऐसा बनता चला गया। ये सब तुम्हारी गलती है। और ये हॉलो ओरिहिमे को मारने लगता है पर तभी इचिको इस पर दोबारा से हमला कर देता है। तुम कैसे भाई हो जो अपनी बहन को ही मारना चाहता है? तुम हमारे बारे में जानते ही क्या हो? मैंने ही ओरिहिमे को पाल पोस के बड़ा किया पर उसने मुझे धोखा दे दिया। ओरिहिमे मुझे भूल गई। दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। इचिको इसका हाथ काट देता है और तभी इस हॉलो को ओरिहिमे के सर पर लगा हुआ वो हेडबैंड नजर आता है जो कि बहुत पहले इसने अपनी बहन को दिया था और धीरे धीरे इसका भाई सोरा होश में आने लग जाता है और रुकिया समझ जाती है ये हॉलो अपनी मर्जी से नहीं बना है, ऐसा इसे बनाया गया है। और जैसे ही ये हॉलो इचिको पर हमला करने ही वाला होता है तभी ओरिहिमे इसके सामने आ जाती है और इसे रोक लेती है। मुझे माफ कर देना बड़े भैया, ये सब मेरी गलती है। मैंने ही आपसे कहा था कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए, जिसकी वजह से आपकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई। मुझे हमेशा से एहसास था कि आप मेरे आसपास ही हो। मुझे लगा था कि अगर मैं खुश रहूंगी तो आपको मुझे देखकर खुशी होगी। ये मेरा आपको शो करने का तरीका था कि मैं बिल्कुल खुश हूँ और अपनी लाइफ को आपके बिना भी जी सकती हूँ खुशी से। अब आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है भैया, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से आप उदास हो जाओगे। हॉलो ओरिहिमे की ये सारी बातें सुनकर पेन फील करने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर इचिको कंफ्यूज हो जाता है। अरे ये क्या चल रहा है? ओरिहिमे का बड़ा भाई अपने अंदर के हॉलो के साथ लड़ रहा है। लगता है वो अपनी मर्जी से हॉलो नहीं बना था, किसी ने इसे फोर्सफुली ऐसा बनाया है और वो पावरफुल मॉन्स्टर ओरिहिमे के भाई को पोजेस करना चाहता है। पर ऐसा लग रहा है कि इसका भाई उसे पूरी तरह से रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी सोल को कोई एक स्ट्रॉन्ग हॉलो खा जाता है तो वो वीक सोल को कंट्रोल कर सकता है। दूसरे शब्दों में जिस हॉलो ने इसके बड़े भाई पर कब्जा किया है इसका टारगेट हमेशा से ही तुम थे इचिको। अब इसका भाई उस स्ट्रॉन्ग हॉलो के साथ लड़ रहा है ताकि वो ओरिहिमे को हर्ट ना कर पाए। और काफी समय तक लड़ने के बाद सोरा का वो हॉलो वाला फेस मास्क टूट जाता है और इस इनर फाइट में ओरिहिमे का बड़ा भाई जीत जाता है और तभी ओरिहिमे बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। ओरिहिमे! दोनों इसे देखते हैं और नोटिस करते हैं कि वो सोल चेन अभी भी इसके शरीर के साथ जुड़ी हुई है, जिसका मतलब है कि अभी ओरिहिमे मरी नहीं है। रुकिया ओरिहिमे को हील करना शुरू कर देती है और सोरा अभी ओरिहिमे के हेयर बैंड को ही देख रहा होता है और उसे याद आता है कि ये हेयर पिन्स इसने ओरिहिमे को अपने मरने वाले दिन गिफ्ट किए थे और ओरिहिमे ने आज तक इन्हें पहन कर रखा है और उस दिन के बाद से ओरिहिमे इसे हर रोज पहनती है ताकि इसे अपना बड़ा भाई याद रहे। इसके बाद सोरा इचिको की तलवार को उठाता है और खुद को मारने की कोशिश करता है क्योंकि इसे अंदाजा हो चुका है कि ये बहुत ही जल्द दोबारा से एक मॉन्स्टर में बदल जाएगा। पर इचिको इसे रोकने की कोशिश करता है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इचिको वो सही फैसला ले रहा है। एक हॉलो को मारना असल में उसे मारना नहीं होता, उसे प्यूरिफाई करना होता है, यानी कि हॉलोस प्यूरिफाई होकर सोल सोसाइटी जा सकते हैं। अब ओरिहिमे को होश आ जाता है और जाने से पहले ओरिहिमे भी इसे प्यार से अलविदा कहती है। इसके बाद सोरा खुद को निपटा देता है और रुकिया इचिको को बताती है कि ओरिहिमे की ये सोल चेन टूटी नहीं है, जिसका मतलब है कि अभी ये जिंदा है। और रुकिया तात्सुकी और इसके भाई की ये सारी मेमोरीज मिटा देती है और सोरा
के जाते ही ओरिहिमे बहुत ज्यादा रोती है। अब इसके अगले दिन ओरिहिमे अपनी दोस्तों को एक कहानी सुनाती है कि कल रात को मेरे घर में 2 सुमो चैंपियंस आ गए थे। उन लोगों ने मेरे फ्लैट में ही एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया था और दीवार में एक छेद कर दिया एक गन मार के। पर इसके दोस्तों को लगता है कि इसका दिमाग खराब हो चुका है और कुछ भी बोलते जा रही है। इचिगो और रुकिया भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। दरअसल रुकिया ने अपने सोल गैजेट का यूज करके ओरिहिमे की सारी मेमोरीज को रिप्लेस कर दिया था ताकि कल रात को जो कुछ भी हुआ वो ओरिहिमे को याद ना रहे। इचिगो कहता है कि क्योंकि अब तुम्हारी पावर्स मेरे पास आ चुकी हैं, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे भी मैं एक इंसान हूँ और एक इंसान जब अपने सामने किसी को मुसीबत में देखता है तो उसकी हेल्प जरूर करता है। फिलहाल के लिए जब तक तुम्हारी पावर्स रिकवर नहीं हो जाती है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब अगले दिन हम 3 दोस्तों को किसी तोते के बारे में बात करते हुए देखते हैं। इनके पास एक तोता होता है और इनके हिसाब से ये तोता श्रापित है क्योंकि ये तोता जिस किसी के पास भी होता है उस आदमी की किसी न किसी तरीके से मौत हो जाती है। और तभी इनके ऊपर से एक स्टील बार इनके ऊपर गिर जाता है पर हमारा गीगा चैड उसे रोक लेता है और इसका पूरा नाम है यासुतोरा सातो, लेकिन हम इसे गीगा चैड बुलाएंगे। इस हादसे को होते हुए देखकर इन्हें यकीन हो जाता है कि यह तोता सच में कर्स्ड है और ये दोनों सुअर के बच्चे सादो को इस तोते को सौंप कर चले जाते हैं। इसके बाद हम अंडरग्राउंड में देखते हैं जहाँ पर एक हॉलो कहता है हम खुद को जिंदा रखने के लिए इंसानों को खाते हैं। अगर किसी हॉलो ने सोल रीपर की सोल को खा लिया तो उसे उसकी लत लग जाती है। सोल रीपर्स की सोल का स्वाद ही ऐसा होता है। इसके बाद हम इचिगो और रुकिया को देखते हैं जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं एज यूजुअल। तभी इचिगो का एक क्लासमेट यहाँ पर आ जाता है और इसका नाम है कोजिमा। खुद को रुकिया के सामने इंट्रोड्यूस करता है। रुकिया ये एक नंबर का अच्छी छोरा है, इससे दूर रहियो, जरा संभल के रहना इससे। तभी इचिगो का एक दूसरा दोस्त यहाँ पर आ जाता है जिसका नाम टीगो होता है और रुकिया को देखकर पागल हो जाता है बिल्कुल सांची की तरह और खुद को रुकिया के सामने इंट्रोड्यूस करता है और इचिगो का भी शुक्रिया अदा करता है क्योंकि इनके ग्रुप में एक कुड़ी आ चुकी है। तभी सादो यहाँ पर आ जाता है और इसके हाथ में वही तोता होता है। सादो के ऊपर मरम पट्टी को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि सादो को चोट कैसे लग गई। कल रात मेरे ऊपर एक स्टील बार गिर गया था और आज सुबह ही मेरा एक मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया। पर क्योंकि मैं इतना बड़ा हूँ मुझे से ज्यादा उस बाइक ड्राइवर को ही चोट आई और अभी मैं उसे हॉस्पिटल में छोड़कर आया हूँ। इसी वजह से मैं लेट हो गया। इसके दोस्त ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। अरे भैया जी आप कौन सी मिट्टी के बने हो, आपके ऊपर स्टील बार गिर गया और आप जिंदा हो। तभी सादो का तोता भी बोलने लग जाता है और रुकिया और इचिगो को इस तोते के अंदर से बहुत अजीब सी प्रेजेंस सेंस हो जाती है। रुकिया इचिगो के चेहरे को देखती है और समझ जाती है कि जो भी इसने फील किया वो इचिगो ने भी फील किया है। इचिगो पक्का इस तोते में कुछ है पर ये बुरा नहीं है, शायद एक अच्छी आत्मा है। हमें शायद रात को इस पर कॉन्सो परफॉर्म करना होगा। अरे यार लगता है आज रात फिर से सोने को नहीं मिलेगा। तभी रुकिया अपने मन में सोचती है कि इचिगो ने इस तोते को देखते ही पहचान लिया कि ये तोता एक स्पिरिट है और दूसरों के लिए परेशान भी होता है। लगता है इचिगो समझ रहा है कि एक सोल रीपर होना कैसा होता है। जब मैं 8वीं कक्षा में था तो मेरे बालों के कलर की वजह से मेरा बाकी सभी से बहुत ज्यादा झगड़ा होता था। एक दिन मैं ऐसे ही लड़ रहा था, मुझे उस झगड़े से बचाने वाला कोई नहीं था पर तभी सादो वहाँ पर आया। सादो ने मुझे सभी से बचाया पर सादो ने उन लोगों के ऊपर एक बार भी हमला नहीं किया। सादो बहुत ही शांत स्वभाव का बंदा है, बिना वजह वो किसी पर भी हाथ नहीं उठाता है। इसके बाद इचिगो अपने घर जाता है और देखता है कि इसकी दोनों बहनें बहुत ही जल्दी में कहीं पर जा रही थी क्योंकि पास ही में एक कार एक्सीडेंट हुआ था। तभी इचिगो अपने सामने सादो को देखता है जो कि बुरी तरह से घायल हो रखा था। इचिगो सादो को देखकर हैरान रह जाता है और इचिगो की बहन कारिन जब उस तोते को देखती है तो बुरी तरह से घबरा जाती है और ये सभी लोग देखते हैं कि सादो की पीठ के ऊपर एक बहुत ही बड़ा पंजे का निशान बन रखा था। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इचिगो के फादर सादो से पूछते हैं कि ये पंजा कैसे बढ़ गया तुम्हें, ये कैसे हो गया। पर सादो इसका कोई भी जवाब नहीं देता है और इसका इलाज करने के लिए इनको शुक्रिया अदा बोलकर यहाँ से चला जाता है। पर सादो इतना ज्यादा घायल होता है कि जैसे ही उठता है नीचे गिर जाता है। इचिगो सादो के घाव को देखकर समझ गया था कि ये पक्का किसी हॉलो का काम है और रुकिया के पास जाता है। रुकिया वो घाव पक्का किसी हॉलो का काम है। अगली सुबह सादो अपने बिस्तर में नहीं होता है और मिसिंग हो चुका है। इचिगो और रुकिया उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी इचिगो बोलता है कि जब से सादो को वो तोता मिला है वो तब से किसी न किसी एक्सीडेंट में फंसता ही जा रहा है। मुझे लगता है ये सब उस तोते की वजह से हो रहा है। इस तोते के पीछे किसी हॉलो का हाथ है। ह्यूमन वर्ल्ड और सोल सोसाइटी के बीच में एक गैप होता है इचिगो। अगर कोई हॉलो इस गैप के बीच में छुप जाता है तो उन्हें ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर वो हॉलो इस गैप के अंदर छुपा हुआ है तो हम उसे नहीं ढूंढ सकते। जब वो सादो पर हमला करने के लिए आएगा हम उसे पकड़ लेंगे। और एज यूजुअल रुकिया की ड्राइंग बहुत ज्यादा वियर्ड होती है जिसे देखकर इचिगो बेचारा परेशान हो जाता है। यार तुम ड्राइंग मत किया करो, मुंह से समझा दिया करो, पर हमें कुछ करना होगा रुकिया। अगर हम ऐसे ही सादो के ऊपर हमला होने का इंतजार करते रहे तो तुम्हें नहीं लगता कि सादो को इससे खतरा होगा? क्या हम उस तोते की सोल को सेंस नहीं कर सकते क्या? इचिगो हम ऐसा कर सकते हैं पर हमारे लिए करना पॉसिबल नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ। इचिगो पूरे ध्यान से फोकस करता है और इचिगो के अराउंड एक ऑरा डेवलप हो जाता है। रुकिया ये देखकर हैरान रह जाती है कि इचिगो स्पिरिचुअली इतना ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर सादो और वो तोता किसी फैक्ट्री में जा रहे होते हैं। तभी वो तोता सादो से कहता है कि आप बहुत ही अच्छे हैं, आपने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प की, पर अगर आप मुझे ऐसे ही लेकर घूमेंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। जो भी इंसान मुझे अडॉप्ट करता है उसकी किसी न किसी तरीके से मौत हो जाती है। प्लीज आप मुझे यहीं पर छोड़ दीजिए ना। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद हम कारिन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और कहीं पर जाने लगती है। यहाँ पर रुकिया इचिगो को देखकर हैरान रह जाती है। इचिगो के
सामने जो एनर्जी पैदा हो रही थी, यानी कि इसके अराउंड जो ऑरा था, वो सारी एनर्जी मिलकर एक रिबन का रूप ले लेती है और इन सभी में से एक रिबन उस तोते की सोल का होता है, जिसे इचिगो सेंस करके पकड़ लेता है। ये तो स्पिरिट रिबन्स है। इसे तो सिर्फ हाई लेवल के सोल रीपर्स ही देख सकते हैं। क्या इस लड़के ने इतने कम समय में इतना कुछ सीख लिया? इसके बाद हम सादो को देखते हैं, जो कि एक बिल्डिंग में उस तोते के साथ बैठा हुआ था। ये तोता सादो को बार बार रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाइए, वरना आप भी मारे जाएंगे। पर सादो इसकी बातों को नहीं सुनता है। तभी सादो को कुछ सेंस होता है और तभी एक हॉलो इस पर हमला कर देता है। सादो जल्दी से इस तोते को पकड़कर यहाँ से भागने लगता है। भागते हुए रास्ते में इसे इचिगो दिखाई देता है, पर इचिगो के सामने जाने की बजाय सादो ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लगता है, क्योंकि सादो इस बात को जानता था कि इसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा हुआ है जो कि इस पर बार बार हमला कर रहा है। और सादो डिसाइड करता है कि इचिगो को इस मामले में नहीं घसीटेगा और खुद उस मॉन्स्टर के साथ लड़ेगा। तभी कारिन इचिगो के सामने आ जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। कारिन, क्या हुआ तुम्हें? इचिगो, अपनी बहन को यहाँ से लेकर जाओ, मैं उसके पीछे जाती हूँ। नहीं, यहीं पर रुको। अगर तुम कारिन को अपने साथ ले आओगे तो तुम हॉलो के साथ नहीं लड़ पाओगे इचिगो, और इससे कारिन को भी खतरा होगा। तुम इसे ले जाओ, मैं सादो के पीछे जाती हूँ। इचिगो रुकिया की बात मान जाता है और कारिन को उठाकर अपने घर ले जाने लगता है। तभी कारिन रास्ते में कहती है इचिगो से, भैया, मैंने उस तोते की सोल के अंदर उसकी मेमोरीज को देखा। वो सोल एक बच्चा है और उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने ही मार दिया गया था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ भैया, प्लीज उस बच्चे को बचा लो। इसके बाद हम रुकिया को देखते हैं, जो कि सादो को ढूंढ रही थी। तभी एक जगह पर आकर रुक जाती है और इससे कुछ सेंस होता है और तभी वो हॉलो रुकिया के सामने आ जाता है। तुम्हारी सोल तो काफी टेस्टी लग रही है, क्या मैं तुम्हारी सोल को खा सकता हूँ? तभी ये हॉलो अपना बड़ा सा मुंह खोलता है रुकिया को खाने के लिए, पर रुकिया इसके हमले से डॉज कर जाती है। क्या तुम मुझे देख सकती हो लड़की? आखिर तुम हो कौन? तभी रुकिया इसके ऊपर एक जोरदार किक मारती है और इस हॉलो के ऊपर डिस्ट्रक्शन स्पेल भी यूज कर देती है, पर इस स्पेल का इस हॉलो के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। सादो को एक एक्सप्लोजन की साउंड सुनाई दे जाती है और रुक जाता है और ये तोता सादो को बताता है कि वो मॉन्स्टर उस लड़की पर हमला कर रहा है। सादो ये सुनकर उस तोते को नीचे जमीन पर रख देता है और रुकिया की हेल्प करने के लिए जाने लगता है। यहाँ पर यह हॉलो समझ गया था कि रुकिया एक सोल रीपर है, पर किसी वजह से रुकिया अभी कमजोर है और रुकिया भी समझ चुकी थी कि यह हॉलो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं अब तक 2 सोल रीपर्स की सोल को खा चुका हूँ, जो उस बच्चे की आत्मा को बचाने के लिए आए थे। तुम्हारा भी हाल कुछ ऐसा ही होगा लड़की। उस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो? हाँ, और क्योंकि रुकिया के पास अभी इसकी ताकतें नहीं होती हैं, तो ये हॉलो रुकिया पर डोमिनेट करता हुआ नजर आता है। और यहाँ पर इचिगो कारिन को लेकर अपने घर आ जाता है और इसे बेड पर सुलाकर दोबारा से रुकिया की हेल्प करने के लिए निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए इचिगो सोचता है कि मॉम के गुजर जाने से पहले कारिन छोटी छोटी बातों पर रोने लगती थी, पर मॉम के जाने के बाद कारिन ने रोना बंद कर दिया और यूजो ने घर की सारी जिम्मेदारियां निभाना शुरू कर दी। जिस उम्र में इसे खेलना कूदना चाहिए था, उस उम्र में इसने जिम्मेदारियां लेना शुरू कर दी। मुझे सब कुछ ठीक करना ही होगा। और इचिगो रुकिया की तरफ आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर इस हॉलो ने रुकिया को पकड़ लिया था। मेरा अंदाजा सही था, तुम एक सोल रीपर हो, और तुमने ये इंसानी रूप धारण क्यों कर रखा है? तभी सादो यहाँ पर आ जाता है और इस पर एक जोरदार पंच मार के इसे दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से ये हॉलो दूर जाके गिरता है। रुकिया ये देखकर हैरान रह जाती है कि भाई सादो भी हॉलोस को देख सकता है। क्या चैट के पास भी कुछ ऐसी ताकतें हैं? क्या इचिगो की तरह सुपर एबिलिटीज हैं? पर तभी इसे पता चलता है कि हमारा गीगा चैट तो बस हवा में ही तुक्के लगा रहा है, हवा में ही मुक्के बुक्के चला रहा था। तभी ये हॉलो हंसने लग जाता है। मुझे लगा ये मुझे देख सकता है, लेकिन मैं गलत था। तभी सादो दोबारा से इस पर एक पंच मार देता है। ये देखकर रुकिया कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, कोई मामूली इंसान किसी हॉलो को नहीं देख सकता है। पर गीगा चैट को इस हॉलो की आवाजें सुनाई दे रही हैं, जिससे कि अंदाजा लगा लेता है कि इस वक्त वो हॉलो कहाँ पर है। तभी ये हॉलो हवा में ऊपर उड़ जाता है, पर तभी रुकिया चैट को गाइड करती है। सादो बचकर, वो हॉलो तुम्हारे ठीक ऊपर है। क्या तुम उसे देख सकती हो? मैं ये सब तुम्हें बाद में समझाऊंगी। वो ठीक तुम्हारे सर के ऊपर है। तभी सादो एक खंबे को ही उखाड़ लेता है, बिल्कुल सनी देओल की तरह, और इस खंबे को तुक्के से इस हॉलो के ऊपर मार देता है और इसे नीचे गिरा देता है। हार मान लो, एक दूसरा सोल रीपर रास्ते में है, उसके आते ही तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा है कि तुम हार मान लो। तभी ये हॉलो इन दोनों का मजाक उड़ाने लगता है और तभी कहीं से बहुत सारे मिनी मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ जाते हैं और रुकिया और सादो को जकड़ लेते हैं। तभी सादो अपनी पूरी एनर्जी लगाकर इन मिनी मॉन्स्टर्स की पकड़ से आजाद हो जाता है, जिसे देखकर ये हॉलो भी हैरान रह जाता है। कोई इंसान इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी ताकत से मुझे रोक पाओगे? हाँ, तुम बस एक बेवकूफ हो। तभी सादो इस पर पंच मारने की कोशिश करता है, पर हॉलो इसे डॉज कर जाता है और सादो दोबारा से हवा में पंचेस मारने लगता है और रुकिया इसे दोबारा से बताती है, अबे बेवकूफ, उधर क्या कर रहे हो? वो तुम्हारे सर के ऊपर ही है, हवा में मुक्के चलाने बंद करो, मेरे पास एक प्लान है। तभी सादो रुकिया को अपनी गोद में पकड़ लेता है और इसे उस हॉलो की डायरेक्शन पर फेंक देता है, ताकि रुकिया इस हॉलो पर हमला कर सके। पर हॉलो दोबारा से कुछ मिनी मॉन्स्टर्स को रुकिया पर फेंक देता है, जिसकी वजह से रुकिया नीचे गिरने लगती है, पर सादो इसे बचा लेता है। तभी हॉलो कुछ अजीब सी आवाज निकालता है और रुकिया के शरीर के ऊपर जो मॉन्स्टर्स लगे हुए थे अचानक से फटने लगते हैं, जिसकी वजह से रुकिया घायल हो जाती है। सादो को गुस्सा आ जाता है और इस हॉलो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और तभी देखता है कि वो तोता जो कि इसने एक सेफ जगह पर रखा हुआ था, उस तोते को इस हॉलो ने पकड़ लिया है और अपने उस चिपचिपे मॉन्स्टर्स को इस तोते के चारों ओर फैला दिया है। मैं उस छोटे बच्चे की आत्मा को मार गिराऊंगा। अगर तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया तो ये तोता मारा जाएगा। पर रुकिया इस बर्ड को बचाने की जिम्मेदारी चैट पर छोड़ देती है और इस हॉलो का सामना करना शुरू कर देती है। ओए हड्डी के ढांचे, मेरे पीछे आओ। और इस हॉलो को डिस्ट्रैक्ट करके रुकिया यहाँ से भागने लग जाती है, ताकि ये हॉलो इसके पीछे पीछे आए। कुछ दूर भागने के बाद एक नदी के सामने आकर रुक जाती है। तभी ये हॉलो इसके पीछे आ जाता है और बोलता है, क्या हुआ? रास्ता खत्म हो गया? अब मुझे भागने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी इचिगो यहाँ पर आ जाता है। छोटे बच्चे, इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स के
साथ अकेले ही लड़ने का शौक है तुझे? हाँ, मेरे बिना ही सारा मजा लूट लिया। तब ये सारे मॉन्स्टर्स इचिगो पर हमला कर देते हैं। तभी रुकिया अपनी ग्लव्स का यूज करके इचिगो की सोल को बाहर निकाल देती है और इचिगो हॉलोस के साथ लड़ने लगता है और रुकिया इसके मरे हुए शरीर को संभाल रही होती है और रुकिया सादो को इस तोते और इचिगो के शरीर को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए कहती है। सादो हैरान हो जाता है कि भाई इचिगो को क्या हो गया। इसे क्या हो गया है? इचिगो अभी उस हॉलो के साथ लड़ रहा है, तुम्हें इचिगो की बॉडी की रक्षा करनी होगी। यहाँ पर इचिगो इस हॉलो को अपनी तलवार से मारने ही वाला होता है कि तभी इचिगो रुक जाता है और इससे पूछता है कि क्या तुमने ही उस बच्चे और उसकी माँ को मारा था क्या, जिसकी सोल अभी उस तोते के अंदर है। यहाँ पर ये तोता जिसके अंदर शिबाता नाम के एक बच्चे की आत्मा होती है, सादो और रुकिया को बताता है। मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी ही गलती है। मैं अपनी माँ को वापस से जिंदा करना चाहता था। तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारी माँ को कोई दोबारा जिंदा कर सकता है? तब ये हॉलो इचिगो से कहता है, हाँ, मैंने ही उन दोनों को मारा है। जब मैं जिंदा था तो एक सीरियल किलर था और उस बच्चे की माँ मेरी आखिरी शिकार बनी। उस बच्चे की माँ काफी हिम्मत वाली थी, अपनी आखिरी सांसों तक उसने उस बच्चे की जान की रक्षा की, पर मैंने उसे मार डाला। उस बच्चे ने मेरी टांग पकड़ ली, जिसकी वजह से मैं आउट ऑफ बैलेंस होकर बालकनी से नीचे गिर गया और मेरी मौत हो गई थी। पर मेरी मौत के बाद मैं एक हॉलो बन गया और बदला लेने के लिए उस बच्चे की सोल को उस तोते के अंदर सील कर दिया। और जानते हो, मैंने उससे कहा अगर 3 महीनों तक एक तोते के रूप में मुझसे बचने में कामयाब रहे तो मैं उसकी माँ को जिंदा कर दूंगा। तुम भी जानते हो कि ये नामुमकिन है, पर उस बेवकूफ बच्चे ने मेरी बातों पर यकीन कर लिया और उसके बाद मैं सभी को मारता गया, जिसने भी उस तोते को अपने पास रखा। ये सुनकर इचिगो को गुस्सा आ जाता है और इचिगो इसी के मॉन्स्टर को पकड़कर इसके मुंह पर एक पंच मारता है और इसकी जीभ को इसके मुंह से बाहर निकाल देता है और इसे एक ही स्ट्राइक में मार गिराता है। तभी इस हॉलो के अंदर से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलने लगती है और यहाँ पर एक बड़ा सा गेट आ जाता है जो कि गेट ऑफ हेल होता है। ये क्या है रुकिया, ये कैसा गेट है? ये गेट ऑफ हेल है इचिगो। जो इंसान मरने से पहले बहुत ही ज्यादा पाप करते हैं उसे इस गेट के जरिए नर्क में भेज दिया जाता है। इस गेट के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है और इस हॉलो को पकड़कर इसे गेट के अंदर खींच लेता है। इसके बाद रुकिया डिसाइड करती है कि क्यों ना इस बच्चे को इसकी मदर के पास ही भेज दिया जाए, यानी कि सोल सोसाइटी में, जिसके लिए ये बच्चा भी मान जाता है और जाने से पहले आखिरी बार कुछ प्यारे अल्फाज चैट से कहता है और साथ ही साथ इसका शुक्रिया अदा करता है। अब कुछ दिनों के बाद रुकिया काफी ज्यादा परेशान थी और कहने लगती है कि मुझे अपनी इस गीगाई वाली फॉर्म को मेंटेन करने के लिए काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है और इसका हाथ भी अब ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे समय रहते इसका इलाज निकालना होगा। अगली सुबह इचिगो रुकिया के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया होता है पर देखता है कि रुकिया अपने कमरे में है ही नहीं है, इसलिए इस ब्रेकफास्ट को खुद ही खा जाता है और नीचे यूसु और कारिन खाना खा रही होती है और यूसु कहती है कि क्या आपको नहीं लगता कि भैया आजकल कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, खाना भी बहुत ज्यादा खाते हैं और पूरा दिन अपने कमरे में रहते हैं। इचिगो 15 सालों का हो चुका है और एक जवान लड़का अपनी जवानी के जोश में कमरे में बंद करके बस एक ही काम कर सकता है। तभी इचिगो यहाँ पर उड़ता उड़ता आता है और इसके डैड के मुंह के ऊपर एक जोरदार लात मार देता है। क्या बकवास कर रहे हैं आप मेरी बहनों के सामने? हाँ, आपको कोई दूसरा काम नहीं है क्या? क्या बकवास कर रहा है वही बंदा। इसके बाद हम उरुरु और जिंटा नाम के 2 बच्चों को देखते हैं जो कि आपस में खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते उरुरु को जिंटा थोड़ा सा परेशान करता है पर रुकिया बीच में आकर इन्हें रोक देती है। हमेशा की तरह मस्ती मजाक में लगे रहते हो। हाँ, पढ़ाई कर ली तुमने? खैर, तुम्हारा बॉस कहाँ पर है? मुझे उससे बात करनी है। तभी स्टोर के अंदर से एक मुच्छड़ बनता आता है जिसका नाम है तेसाई और रुकिया को देखकर इसको इज्जत देने लगता है पर रुकिया को देखते साथ ही इसे लेडी कुचुकी कहता है। अभी बंदा इसे ऐसा क्यों बोल रहा है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तभी किसुके उराहारा नाम का एक बंदा यहाँ पर आता है जो कि इस स्टोर का मालिक है। ये बंदा रुकिया का वेलकम करता है। इस बंदे का सोल सोसाइटी से अच्छा खासा कनेक्शन होता है और जो चीजें रुकिया को इस वक्त चाहिए हैं वो सारी चीजें इसके पास मौजूद हैं। अब रुकिया की हालत को देखकर उराहारा रुकिया से कहता है, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है, जल्दी इसका कुछ बंदोबस्त कर लो। किसी गीगाई फॉर्म में इतने समय तक रहना काफी ज्यादा टॉक्सिक है। और रुकिया जिस चीज के लिए यहाँ पर आई थी इसे वो चीज मिल जाती है। अगली सुबह रुकिया अपनी गीगाई फॉर्म को दोबारा से रीडिजाइन कर आती है जिसे देखकर सारे लड़के इसके दीवाने हो जाते हैं। रुकिया इचिगो से अकेले में बात करने के लिए बुलाती है। अरे क्या है तुझे, यहीं पर बोल ले, अकेला में क्यों मिलना है? और इचिगो के ना मानने पर रुकिया इसे बेहोश करके यहाँ से घसीट कर लेकर जाती है बाहर। ये देखकर इसके क्लासमेट्स हैरान रह जाते हैं कि भाई ये क्यूट सी लड़की कितनी डरावनी है। रुकिया इचिगो को सब्स्टिट्यूट पिल्स दे देती है जिसके जरिए से इचिगो को रुकिया की हर वक्त जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी शिनिगामी फॉर्म में आने के लिए और साथ ही साथ इसकी बॉडी के अंदर एक सब्स्टिट्यूट सोल भी आ जाएगी जो कि इसकी गैर मौजूदगी में इसके लिए एक असली इचिगो की तरह एक्ट करेगा। मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। एक ऐसा वक्त भी आएगा जब तुम्हें अपनी सोल को अपनी बॉडी से खुद अलग करना होगा इचिगो। पर भाई ये बता कि शेप में क्यों है? मुझे ये पसंद नहीं है। जा के डोरेमोन वाला लेके आ। अरे ओ चिलगोज़े, तुझे मजाक लग रहा है ये सब? हाँ, मैं तो बनी शेप का चाहती थी पर मुझे सिर्फ यही मिला। अच्छा, तो तुम्हें बनीज पसंद है? हाँ, इसलिए बनी जैसे दिखती हो, बिल्कुल फनी। पर रुकिया इसे डांटने लगती है कि साले कहना क्या चाहते तू है और इसे पीट देती है। चुपचाप खाए से नखरे कर रहा है डोरेमोन बनी। इचिगो जैसे ही सब्स्टिट्यूट पिल को खाता है तो इसकी सोल इसकी बॉडी से अलग हो जाती है। ठीक है, अब तुम्हारी सोल तुम्हारी बॉडी से अलग हो चुकी है और तुम्हारे असली वाले शरीर को भी एक नकली सोल मिल चुकी है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये तुम हो। तुम असली बॉडी में जैसे रहते थे, जैसा रिएक्ट करते थे, ये सोल भी बिल्कुल वैसा ही करेगा। तभी रुकिया को एक नया मिशन मिल जाता है। अरे तुम पागल हो क्या? ये चिलगोज़ा मेरे जैसा बिल्कुल नहीं लगता। 2 मिनट में पकड़ लेंगे सारे इसको। ये नकली है भाई। पर रुकिया इसकी एक नहीं सुनती है कि तेरे नखरे ही बहुत है भाई और इसे घसीट कर यहाँ से लेकर जाती है और ये फेक इचिगो एक शैतानी हंसी हंसता है। भाई साहब लगता है भाई हो गया कांड। यहाँ पर किसुके रात को देखता है कि जिस बॉक्स से रुकिया उस कैप्सूल को लेकर गई है वो सब्स्टिट्यूट पिल वाला उसके ऊपर डिफेक्टेड आइटम्स लिखा हुआ है। ये देखकर जिंटा उरुरु को डांटने लग जाता है कि तुमने उसे गलत वाली पिल्स दे दी जो कि डिफेक्टेड थी। तो ईसाई कहता है कि ये तो गड़बड़ हो गई भाई, अब तो बहुत बुरा होने वाला है, हमें जल्दी से जल्दी इस मामले को सॉल्व करना होगा वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पर फेक इचिगो खुद को आजाद और पावरफुल
पावरफुल महसूस कर रहा था। स्कूल के अंदर रिसेस में ओरिहिमे अपने दोस्तों के साथ लंच कर रही होती है और तभी फेक इचिगो एक जंप लगाता है और खिड़की के जरिए से क्लास में एंटर कर जाता है। ये देखकर तात्सुकी और ओरिहिमे हैरान रह जाती हैं कि भाई इसको क्या हो गया। ये 9th ग्रेड ग्रुप 3 है ना। यहाँ पर असली इचिगो एक हॉलो के साथ लड़ रहा होता है पर इचिगो को कुछ ठीक नहीं लगता है और क्लास में सभी बच्चे समझ जाते हैं कि इचिगो नहीं है। तुम यहाँ पर कैसे आए? हाँ, अरे तुम सब अंधे हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं कूद के आया हूँ नीचे से। ऐसा नहीं हो सकता। 4 मंजिलों तक जंप लगाना ये इम्पॉसिबल है। तुम झूठ कह रहे हो। तभी फेक इचिगो ओरिहिमे के पास आ जाता है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। रील्स चलाने वाली नागिन, क्या अपना नाम बता सकते हो? और ओरिहिमे के हाथ पर किस कर देता है। ये क्या हो रहा है भाई? क्लास की सभी कुड़ियां जेलस कर जाती हैं। तभी तात्सुकी इचिगो को दूर लेकर जाती है कि साले ये क्या हरकतें कर रहा है तू? सामने से देखने पर तुम भी बाकियों से कम नहीं, तुम भी काफी ज्यादा क्यूट हो। ये देखकर सारी कुड़ियां जो कि पहले जेलस कर रही थी ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती हैं कि भाई ये इचिगो तो ठकी निकला। यहाँ पर रुकिया और इचिगो के क्लास की तरफ जा रहे होते हैं क्योंकि इन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था और तभी देखता है कि क्लास की खिड़की को तोड़कर एक डेस्क बाहर निकल जाता है और ये काम तात्सुकी ने किया था, जो कि फेक इचिगो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी फेक इचिगो कहता है कि भाई मैंने तुम्हें बस किस किया था, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई जो मेरे ऊपर डेस्क वगैरह फेंक रही हो, पागल हो क्या? तभी रुकिया यहाँ पर आ जाती है जिसे देखकर फेक इचिगो बुरी तरह से डर जाता है और खिड़की के थ्रू यहाँ से भागने लग जाता है। पर तभी असली इचिगो यहाँ पर आ जाता है। जाली इचिगो असली वाले पर हमला कर देता है पर इचिगो अपनी ही बॉडी पर हमला नहीं कर सकता था क्योंकि अगर ये फेक इचिगो पर हमला करेगा तो इसके खुद के शरीर को भी चोट पहुंचेगी। क्लास के सभी बच्चे ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि इचिगो हवा में मुक्के क्यों मार रहा है भाई, क्योंकि असली इचिगो को कोई नहीं देख सकता था क्योंकि वो तो एक सोल रेपर है ऑफ कोर्स। पर ओरिहिमे असली वाली इचिगो को महसूस कर पा रही होती है। तभी फेक इचिगो खिड़की से नीचे कूद जाता है, इचिगो की बॉडी के साथ यहाँ से भाग जाता है और रुकिया समझ जाती है हमें उस मॉड सोल को पकड़ना होगा। वो सोल डिफेक्टिव है। अरे ये मॉड सोल क्या होता है? मॉड सोल यानी कि मॉडिफाइड सोल। काफी साल पहले सोल सोसाइटी के अंदर एक ऐसे प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था जहाँ पर इन मॉडिफाइड सोल्स को कुछ मुर्दा शरीरों के अंदर डालकर उनके जरिए से हॉलो से निपटने के लिए एक टीम को तैयार किया गया था। लेकिन आगे चलकर उन्हें अपने फैसलों पर रिग्रेट हो जाता है। कहीं ना कहीं ये जो मुर्दा शरीर होते हैं ये उनकी बॉडीज का मिसयूज है। इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को आगे चलकर रोक दिया गया था और साथ ही में जितनी भी मॉडिफाइड सोल्स हैं उन सभी को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे दिया गया था। और ये उन सभी मॉड सोल्स में से ही एक है इचिगो। हमें जल्द से जल्द से निपटाना होगा वरना बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। अभी सभी लोग इसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर हम इस मॉड सोल को देखते हैं जो कि मजे कर रहा होता है। इंसानी शरीर मिलने के बाद आसपास की जगह को एक्सप्लोर कर रहा होता है, हवा में जंप लगाता है ऊंची ऊंची। तभी इसकी नजर कुछ बच्चों पर जाती है जो कि BGMI खेल रहे थे। इनमें से एक बच्चा कहता है कि ये तो बहुत ही बोरिंग है यार। और इनमें से एक बच्चा गुस्से में आकर अपने ही बनाए गए एक कैरेक्टर से कहने लगता है कितना बकवास कैरेक्टर है ये, मुझे इसे डिलीट करना होगा। ये मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है। इस बात को मॉड सोल अपने ऊपर ले लेता है। फेक इचिगो को याद आता है कि कैसे सोल सोसाइटी ने बस इसे अपने फायदे के लिए बनाया था और उन लोगों ने अपनी मर्जी के हिसाब से इन सभी को खत्म भी कर दिया। फेक इचिगो को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर इस बच्चे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर तभी इचिगो यहाँ पर आकर इसे रोक लेता है। उरुरु बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी क्योंकि उरुरु ने ही रुकिया को वो गलत कैप्सूल्स दिए थे जिसकी वजह से ये लफड़ा हो चुका है। अरे घबराओ मत, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। जिंता और तेसाई भी यहाँ पर आ जाते हैं और ये सभी लोग तैयार हो जाते हैं उस मॉड सोल को पकड़ने के लिए। यहाँ पर ये बच्चे हैरान रह जाते हैं कि भाई ये सामने ये जो लड़का है इचिगो, ये लड़के किसके साथ रहा है। दरअसल अभी ये सब्स्टिट्यूट सोल असली वाले इचिगो के साथ लड़ रही होती है जिससे कि ये बच्चे देख नहीं पाते हैं। और रुकिया भी यहाँ पर आ जाती है। तुम हो तो मेरी ही पैदाइश, लगता है मुझे थोड़ा शांति से काम लेना होगा, मैं तुम्हारे मूव्स को समझ पाऊंगा। और इचिगो इस फेक इचिगो के मूवमेंट्स को समझने की कोशिश करने लगता है और उसे ध्यान से देखता है। तभी ये मॉड सोल यहाँ से भाग जाता है क्योंकि इचिगो को इसकी सारे मूवमेंट्स के बारे में पता चलने लग गया था। इचिगो जैसे ही इसके पीछे जाने लगता है रुकिया को इनका नया मिशन मिल जाता है कि पास में ही एक हॉलो दिखा है और उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। और ना चाहते हुए भी इचिगो को इसकी बात माननी पड़ती है। यहाँ पर ये तीनों बच्चे अपने टीचर को बताते हैं कि भाई हमारे ऊपर एक अजीब से हाई स्कूल के लड़के ने हमला कर दिया था और उसके ऑरेंज बाल थे। पर इसकी टीचर इन्हें BGMI खेलने के लिए इन्हें ही डांटने लग जाती है। यहाँ पर मॉड सोल किसी के घर के छत के ऊपर भाग रहा होता है और भागते हुए बोलता है कि उस सोल रीपर और उन बच्चों ने मेरा अच्छा खासा मूड खराब कर दिया यार। तभी अचानक से इसे एक हॉलो की प्रेजेंस सेंस हो जाती है। मुझे एक हॉलो महसूस हो रहा है और वो वही है जहाँ मैं था। क्या वो उन लड़कों पर हमला करने वाला है? पर तभी इसे उन बच्चों की बातें याद आने लगती हैं और सोच में पड़ जाता है कि अब इसे क्या करना चाहिए। उन बच्चों को इसे बचाना चाहिए या उन्हें ऐसे ही मरने देना चाहिए। पर यहाँ टीचर ने पनिशमेंट के तौर पर इन्हें पूरे स्कूल को साफ करने का काम दे दिया था। और तभी एक हॉलो इनके ऊपर आ जाता है। यहाँ पर रुकिया का फोन खराब हो चुका था और हॉलो की लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पाती है। तब ये हॉलो इन बच्चों पर हमला कर देता है पर फेक इचिगो यहाँ पर आकर इस हॉलो को एक किक मारता है। क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर एक बहुत ही जोरदार इनविजिबल धमाका हो जाता है जिसकी वजह से ये बच्चे दूर जाके गिरते हैं। फेक इचिगो इस हॉलो पर हमला कर देता है पर ये हॉलो मॉड सोल के कंधे के ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से इचिगो का शरीर घायल हो जाता है और इचिगो को किसी अदृश्य चीज से लड़ते हुए देखकर इन बच्चों की फट जाती है और यहाँ से डरकर भाग जाते हैं। इचिगो और रुकिया भी उस एक्सप्लोजन की आवाज को सुनकर इस हॉलो की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। फेक इचिगो एक बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है। इसके पीछे पीछे वो हॉलो भी आ जाता है और अब फेक इचिगो पूरी तरह से फंस चुका था। इसके पास भागने का कोई और रास्ता नहीं बचता है। तभी ये हॉलो कहता है पहले तुमने मेरे खाने में दखलंदाजी की, उसके बाद मुझसे बचकर भागते रहे। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर तुम इतने ताकतवर भी नहीं कि
मेरे साथ लड़ सको। और फेक इचिको पर हमला कर देता है। पर तभी असली इचिको यहाँ पर आ जाता है और इसके हाथ को काट देता है। क्यों तुम मुझे क्यों बचा रहे हो साले? तुझे क्या लगता है ये किसका शरीर है? तभी ये हॉलो दोबारा से इन पर हमला कर देता है, पर इस बार दोनों मिलकर इस पर हमला करते हैं और इसे मार गिराते हैं। तभी इचिको देखता है कि हॉलो उन बच्चों की तरफ आगे बढ़ चुका है। उन्हें मारने के लिए फेक इचिको पूरी तेजी से इस हॉलो की तरफ आगे बढ़ता है इसे रोकने के लिए और इस पर एक किक मारता है, जिसकी वजह से ये हॉलो आसमान में ही गायब हो जाता है। पर फेक इचिको बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी इचिको इसे पकड़ लेता है। बेवकूफ का ही क्या है, हॉलो के सर को काटने के बाद वो हॉलो खुद ही गायब हो जाता है। तो मैं उसे लात मारने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं यहाँ पर अभी नहीं होता तो साले कब का मारा जाता और मेरे शरीर को भी मार देता। इचिको नीचे उन बच्चों को देखता है और समझ जाता है कि मॉड सोल उन बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था और इसका गुस्सा शांत हो जाता है। इचिको मॉड सोल से कहता है कि तुम तो उनसे नफरत करते थे ना, तो मैं उन बच्चों की जान के बजाय अगर मैं उनकी हेल्प नहीं करता तो अब तक वो मर चुके होते और मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। मुझे बनाने के बाद ही सोल सोसाइटी ने सभी मॉड सोल्स को खत्म करने का ऑर्डर दे दिया था। दूसरे शब्दों में बोलूं तो मेरे जन्म के बाद ही मेरी मौत का फैसला हो चुका था। जब मैं किसी को गायब होते हुए देखता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है और बस एक ही बात सोचता रहता हूँ कि कोई मेरी किस्मत का फैसला क्यों करेगा कि मैं कब मरूंगा। हाँ? मैं खुद ये फैसला क्यों नहीं कर सकता? क्या मुझे कब मरना है और क्या मुझे जीना है इसके बारे में मैं खुद डिसाइड नहीं कर सकता क्या? मैं किसी को नहीं मारूंगा पर किसी को मरते हुए भी नहीं देख सकता हूँ। ये सुनकर इचिको को थोड़ा सा बुरा फील होता है इसके लिए। तभी किसुके उराहारा यहाँ पर आ जाते हैं। लगता है हमने जो तैयारी की थी अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हट यार मजा आता। उराहारा अपनी स्टिक को मॉड सोल की सर पर मारता है, जिसकी वजह से मॉड सोल की जो गोली थी वो बाहर निकल जाती है और वो मॉड सोल इचिको की बॉडी से बाहर निकल जाती है। चलो मामला खत्म हो गया। रुको, तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो और तुम इसके साथ क्या करने वाले हो और तुम मुझे देख भी सकते हो? आखिर तुम लोग हो कौन? तभी रुकिया यहाँ पर आ जाती है। रुकिया इसके हाथ से उस पिल को ले लेती है। भूलो मत, तुमने इसे मुझे बेचा था। पर ये तो सोल सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ है ना, हमें इस मॉड सोल को खत्म करना होगा। रुकिया, तुम लोग कब से सोल सोसाइटी के रूल्स को मानने लग गए? हाँ ठीक है, बस ख्याल रखना इसके चलते अगर तुम किसी प्रॉब्लम में पड़ जाती हो तो मेरे पास मत आना। और रुकिया डिसाइड करती है कि ये इस मॉड सोल को अपने पास रखेगी और रुकिया उस मॉड सोल की पिल को इचिको को दे देती है। इसके बाद रुकिया और इचिको अपने घर जा रहे थे। जी हाँ गाइस, इनका घर एक ही है, एक तरह से लिव इन में ही रहते हैं ये लोग। इचिको का शोल्डर दर्द करने लगता है और इस मॉड सोल की पिल को गालियां देने लगता है कि साले तूने मेरा कंधा डैमेज कर दिया, अब मैं जिम कैसे करूंगा, मेरा शोल्डर वर्कआउट तो गया। रुकिया, मुझे इसको गालियां देनी है, इसे पीटना है, इसे बाहर कैसे लेकर आऊं? ऐसा करने के लिए तुम्हें इस पिल को किसी बिना सोल वाली बॉडी के अंदर डालना होगा इचिको, किसी मरे हुए इंसान के शरीर में। और हमारा इचिको ये 200 IQ वाला बंदा बीच सड़क पर किसी डेड बॉडी को ढूंढने लग जाता है। तभी इसे एक टेडी बियर मिलता है जो कि कचरे के ढेर पर पड़ा हुआ था। इंसान के शरीर को छोड़कर क्या है बाकी बॉडीज पर भी काम करता है? रुकिया, मुझे इसके बारे में नहीं पता, कोशिश करके देख सकते हो। और इचिको इस स्टफ टॉय के अंदर मॉड सोल की पिल को डाल देता है, पर ये टॉय कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। इचिको इसे घुमाने लगता है और तभी अचानक से ये टॉय जिंदा हो जाता है और इचिको को गालियां देकर इसे दोबारा से लड़ने के लिए चैलेंज कर देता है। पर अपनी बॉडी को देखकर हैरान हो जाता है कि भाई मैं इतना छोटा कैसे हो गया। अरे ये क्या, ये किसके शरीर में आ गया मैं? तुमने मेरे साथ धोखा किया कुत्ते, तू नहीं बचेगा, देख तू। और इचिको बदला लेने की टोन में कहता है, मुझे नहीं लगता कि हमारी बातचीत खत्म हुई थी, है ना? मैं तुम्हारा काफी अच्छे से ख्याल रखूंगा। अगली सुबह ये टॉय इचिको को उठाने लगता है पर इचिको इसे पकड़कर दूर फेंक देता है कि साले हट जा, तंग ना कर सुबह सुबह। और इचिको ने इसका नाम कौन रखा था? हाँ गाइस, इसका नाम कौन है? काइजा कोनपाको एक बहुत ही बड़ा नाम है और मैं इतना बड़ा नाम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें कौन कह रहा हूँ। पर कौन नाम मॉड सोल को पसंद नहीं आता है और इचिको को इसका नाम काय रखने के लिए कहता है। काय? इसे काय? अरे मुझे नहीं पसंद वो, बेकार से इसे गायने में। कान के बच्चे चुपचाप उधर बैठ जा। साले एक तो तुझे अपने घर में मैंने पनाह दी है और ऊपर से मुझे तंग करता है सुबह सुबह। मेरा बाप पहले कम था, अब तू भी शुरू हो गया। पर काई बुलाने में क्या बुराई है, ये भी तो कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ, सुनने में कूल तो लग रहा है पर मेरी नजर में तुम एक नंबर के फटीचर हो, तुम पर नाम सूट नहीं करेगा। तभी रुकिया अलमारी से बाहर निकलती है और कौन के ऊपर पैर रख देती है, पर कौन गुस्सा होने की बजाय खुश हो जाता है। और खुश क्यों होता है गेस कीजिए गाइस, कमेंटों में बता रहा भाई। कितना अच्छा एंगल है, मैं खुश हूँ कि मैं इतना छोटा हो चुका हूँ। नजारे। रुकिया गुस्से से इसे मारने लगती है कि साले ठरकी। तभी यूजू यहाँ पर आ जाती है और इचिको जल्दी से रुकिया और कौन को अलमारी के अंदर बंद कर देता है। हाँ भी बहना, क्या हाल है? तुमने कुछ देखा तो नहीं ना? नहीं, कोई बोलता हुआ स्टफ टॉय भी नहीं था यहाँ पर। हाँ भैया आप क्या कर रहे हो, जल्दी स्कूल के लिए जाइए। और इचिको जल्दी से स्कूल की तरफ निकल जाने लगता है। अब यूजू के जाने के बाद इचिको रुकिया से पूछता है कि क्या इसने दोबारा से यूजू की मेमोरीज को इरेज कर दिया है क्या, जिस पर रुकिया हाँ में जवाब देती है। इसके बाद इचिको जैसे ही आज की डेट देखता है तो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और ऐसा क्यों है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। क्लास में ओरिहिमे और इसकी सारी दोस्त मिलकर आपस में बात कर रही थी और तभी हम एक नए बंदे को देखते हैं, ये चश्मे वाला। इस बंदे का नाम है उरियो इशिदा। तभी इचिको भी क्लास में आ जाता है। इचिको को देखकर ओरिहिमे इसे गुड मॉर्निंग विश करती है। इचिको भी हंसकर जवाब देता है, पर इन सभी को इचिको आज थोड़ा सा सीरियस लग रहा था। तात्सुकी आज की डेट को चेक करती है और आज 16 जून होती है और तात्सुकी समझ जाती है कि आज इचिको इतना सीरियस क्यों है और तात्सुकी भी सीरियस हो जाती है और ओरिहिमे से कहने लगती है कि कल इचिको स्कूल नहीं आएगा। अब रात हो जाती है और इचिको रुकिया से पूछता है कि भाई क्या मैं शिनिकामी के काम से कल के लिए छुट्टी ले सकता हूँ क्या प्लीज? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आखिर तुम्हें आज हो क्या गया है? तुम आज सुबह से काफी अजीब बिहेव कर रहे हो इचिको। दरअसल कल मेरी माँ की डेथ एनिवर्सरी है, कल के दिन ही मेरी माँ की मौत हुई थी, या फिर मैं कहूँ कि कल के दिन उन्हें मारा गया था। ओरिहिमे इचिको के लिए परेशान थी और हम इचिको को देखते हैं जहाँ पर इसे सपने में अपनी
अपनी माँ की डेथ के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। इसके बाद फाइनली हम सोल सोसाइटी को देखते हैं, जहाँ पर एक सोल रीपर एक दूसरे सोल रीपर को ऑर्डर्स देता है कि इसे रुकिया को सोल सोसाइटी में वापस लेकर आना है, क्योंकि किसी वजह से वो काफी टाइम से ह्यूमन वर्ल्ड में ही है। तो जल्दी पता लगाओ कि आखिर हुआ क्या है। दूसरे सोल रीपर को अंदाजा हो चुका था कि रुकिया को यहाँ पर बुलाने का कारण कुछ और है। ये तो बस एक बहाना है कि उसने ज्यादा टाइम ह्यूमन वर्ल्ड में बिता लिया है। ये बंदा ह्यूमन वर्ल्ड के लिए निकल जाता है रुकिया को ढूंढने के लिए। यहाँ पर इचिको सपना लेता है कि जब एक दिन ये अपनी मॉम के साथ शॉपिंग के लिए निकला था एक बारिश वाले दिन में, तो एक लड़की पानी के अंदर छलांग लगाने वाली होती है। इचिको उस लड़की की जान बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर जब लौट के वापस आता है तो देखता है कि इसकी मॉम मर चुकी है। इसके बाद हम दोबारा से हॉलोस की उसी प्लेस को देखते हैं और इस जगह का नाम होता है ओएको मुंडो। हम एक हॉलो को देखते हैं और ये हॉलो वही होता है जिसने ओरिहिमे के भाई को हॉलो में बदला था। अब जाने की बारी मेरी है। यहाँ पर इचिको और इसकी पूरी फैमिली इनकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी पर उनकी ग्रेव के पास जा रहे होते हैं। इतनी दूर तक पैदल चलने की वजह से यूजू काफी ज्यादा थक जाती है, तो इसे एक्साइटेड करने के लिए इचिको के फादर अपने हाथों पर चलना शुरू कर देते हैं। ये देखकर कारेन को गुस्सा आ जाता है कि भाई ये क्या हरकतें कर रहे हो आप, और अपने पिता पर ही एक जोरदार किक मार देती है, जिसकी वजह से इसका बाप लुढ़कते हुए दूर जाके गिर जाता है। तभी रुकिया भी यहाँ पर आ जाती है। इसे देख कर इचिको घबरा जाता है। भैया क्या आप इसे जानते हो? आप घबरा क्यों गए? हाँ अरे नहीं, मैं नहीं जानता इसे। ये कौन है? इसका चेहरा कहीं देखा देखा लग रहा है। क्या मैं इससे पहले मिल चुकी हूँ? अरे हाँ, मुझे याद आया, ये तो मेरे हाई स्कूल की क्लासमेट है। मैं ये भूल कैसे गया? हाँ, लगता है मुझे इससे अकेले में बात करनी चाहिए। क्यों है ना बहनो, मैं अभी आया। तुम दोनों मॉम की ग्रेव पर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और इचिको रुकिया को पकड़कर यहाँ से चला जाता है। लगता है वो इचिको की बंदी थी। भैया बड़े होते जा रहे हैं, शायद पिताजी सही कह रहे थे। इचिको रुकिया को जंगलों के बीच लेकर जाता है। नहीं गाइस, मंगल करने के लिए नहीं, इससे बात करने के लिए। तुम्हारा दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या? मेरा पीछा क्यों कर रही हो? अगर बाई चांस किसी हॉलो ने तुम पर हमला कर दिया तो मैं अगर नहीं होंगी तो तुम क्या करोगे? अरे वो तो ठीक है, पर अगर पीछा करना ही है तो थोड़ा छुपके भी तो कर सकती थी ना। अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। तभी रुकिया सीरियस हो जाती है और इचिको से पूछती है कि तुमने उस रात कहा था कि तुम्हारी मॉम को किसी ने मार दिया था, तो उन्हें किसने मारा था? मैं नहीं जानता और इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब है, तुमने कहा था तुम बचपन से ही स्पिरिट्स को देख सकते हो। जिसने तुम्हारी मॉम को मारा, क्या वो एक हॉलो था? ये सुनकर इचिको पैनिक कर जाता है और हम एक पेड़ के पीछे उसी सोल रीपर को देखते हैं, जो कि सोल सोसाइटी से रुकिया को यहाँ पर ढूंढने के लिए आया था और छुपकर इनकी बातें सुन रहा होता है। और रुकिया कहती है कि जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारा स्पिरिचुअल लेवल इतना ज्यादा है कि तुम किसी भी स्पिरिट को देख भी सकते हो और उसे महसूस भी कर सकते हो बचपन से ही, इसलिए शायद वो हॉलो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था इचिको, और वो तुम्हें मारना चाहता था, पर उसने गलती से तुम्हारी जगह तुम्हारी मॉम को मार दिया। बस करा, मैं ये सवार नहीं सुनना चाहता। तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है। मेरी मॉम को मारने वाला कोई हॉलो नहीं, बल्कि वो इंसान में ही था। ये सुनकर रुकिया हैरान हो जाती है कि इचिको ऐसा क्यों कह रहा है और इचिको यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम ओरिहिमे और तात्सुकी को देखते हैं। ओरिहिमे तात्सुकी से इचिको के बचपन के बारे में जानना चाहती थी और तात्सुकी इसे बताती है कि जब मैं पहली बार इचिको से मिली थी, उसके बालों का रंग काफी ज्यादा अजीब था। वो मेरे डोजो पर आया था अपनी खूबसूरत मॉम के साथ और अपने चेहरे पर हमेशा एक स्माइल रखता था। वो बेवकूफ पहले बहुत ही ज्यादा कमजोर था और वहाँ सबसे पहले मैं ही थी जिसने उसे रुलाया था, पर जैसे ही इचिको अपनी मॉम को देखता था तो एकदम से मुस्कुराने लग जाता था। और उसकी इसी बात से मुझे नफरत थी, क्योंकि एक लड़का जो एक लड़की से हार गया हो उसे इस तरह से मुस्कुराना नहीं चाहिए। और ऐसे ही करते करते हमारी उम्र 9 साल हो गई। अब उसकी मॉम गुजर चुकी थी। उस समय तक भी वो बस एक डरपोक था, हमेशा अपनी मॉम के पल्लू में छुपने वाला ममास बॉय। पर उसकी माँ गुजर गई। उस दिन के बाद से इचिको स्कूल नहीं आया। मुझे उसकी चिंता होने लगी थी और मैं उसे देखने के लिए चली गई थी। मैंने इचिको को एक नदी के किनारे पाया जहाँ पर उसकी माँ गुजरी थी। इचिको अपनी स्कूल ड्रेस में ही था। मुझे इचिको की ये कंडीशन देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और तात्सुकी ये बातें बोलकर रोने लग जाती है। यहाँ पर रुकिया भी काफी ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि इसे लगता है कि इसने इचिको से उसकी मॉम के बारे में पूछकर गलत कर दिया है और इचिको हर्ट हो चुका है। तभी रुकिया के बैग से कौन बाहर निकल जाता है, क्योंकि इसे बैग के अंदर काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी और इसकी शिकायत रुकिया से करने लगता है। तभी रुकिया को कुछ सेंस हो जाता है और उसकी तरफ जाने लगती है और तभी रुकिया की नजर उसी सोल रीपर पर जाती है जो कि इसलिए नहीं यहाँ पर आया था और उसे देखकर हैरान हो जाती है। कौन भी डर के मारे भागने लग जाता है और इस सोल रीपर कहता है, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? तुम्हें अंदाजा हो चुका होगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, है ना? रुकिया को चुकी। रुकिया इसे देखकर घबरा जाती है। इचिको अपने मॉम के फ्लैशबैक्स को याद करता है, जहाँ हम देखते हैं कि एक रेनी डे पर इचिको और इसकी मॉम कहीं से आ रहे होते हैं। तभी कहीं से एक ट्रक आकर इचिको के ऊपर पानी छिड़क कर चला जाता है। तुम इस साइड आ जाओ, मैं रोड की साइड रहूंगी, ठीक है ना बच्चे? नहीं मॉम, अब बेकार में ही चिंता कर रही हो। मैंने ऑलरेडी रेनकोट पहना हुआ है, ये देखो। और मैं यहाँ किस लिए आया हूँ आप भूल चुकी हो ना? मैं आपकी रक्षा करूंगा उन सभी चीजों से। ओह अच्छा बच्चे, पर मैं तुम्हें रोड की इस साइड पे चलने नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि तुमने अभी तक तात्सुकी को नहीं हराया है डोजो में। जब तुम तात्सुकी को हरा दोगी तब तुम रोड के इस साइड आ सकते हो, ठीक है ना? मॉम, क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ प्लीज? और इचिको की मॉम अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। इसके बाद हम एक रिवर को देखते हैं जहाँ से ये दोनों गुजर रहे थे। इचिको को एक लड़की दिखाई देती है, एक नदी के किनारे खड़ी हुई, और इचिको को लगता है कि लड़की आत्महत्या करने वाली है। इसे बचाने के लिए इचिको आगे बढ़ जाता है उस नदी की तरफ और इचिको को रोकने के लिए इसकी मॉम भी इसके पीछे भागने लगती है। और जैसे ही इचिको इस लड़की को पकड़ता है, ये लड़की यहाँ से गायब हो जाती है और हर जगह अंधेरा सा छा जाता है। और जब अपनी आंखें खोलता है तो इसकी मॉम मर चुकी थी। इचिको अपनी मॉम के डेड बॉडी के पास बैठा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि फादर ने मेरा नाम इचिको रखा, जिसका मतलब होता है किसी चीज की रक्षा करना जिसे आप दिल से प्यार करते हो। जब मुझे ये पता चला तो मैंने ठान लिया कि मैं अपनी माँ की रक्षा करूंगा, पर मैं इसमें नाकामयाब रहा। मैं अपनी मॉम की रक्षा तक नहीं कर पाया। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, पर जब ये सब कुछ हुआ था मेरी मॉम मुझे बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। मैं अपनी मॉम को बहुत ही प्यार करता था और मैं ही नहीं, मेरी दोनों बहनें और मेरे पापा भी, हम सभी मॉम को बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे।
जब मॉम हमारे साथ थी तो हम कितने खुश थे, पर उन्हें हमसे छीन लिया गया, वो भी मेरी वजह से। और इचिको ये सारी बातें याद करके रोने लग जाता है। इसके बाद हम इचिको की मॉम की ग्रेव को देखते हैं। इचिको की मॉम का नाम मासाकी कुरोसाकी होता है। यूजू और कारिन दोनों अपनी मॉम के लिए प्रे करते हैं और यूजू रोने लगती है, जिसे देखकर कारिन कहती है कि यूजू तुम हमेशा ऐसे ही करती हो, तुम हर बार मॉम की ग्रेव के सामने आकर रोने लग जाती हो। अब हम 11 साल के हो चुके हैं, तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो मॉम को बहुत ही बुरा लगेगा। तभी इचिको के डैड भी यहाँ पर आ जाते हैं, ये कार्टून जी, और यूजू को रोते हुए देखकर इसे हंसाने की कोशिश करने लगते हैं और एक अजीब सा डांस करने लगता है, जिसे देखकर कारिन को गुस्सा आ जाता है और इस बंदे को एक जोरदार लात मार देती है, जिसकी वजह से ये दूर जाके गिरता है। इसके बाद हम रुकिया और उसी सोल रीपर को देखते हैं। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? तुम तो फेमस रुकिया कुचुकी हो ना, जिसे कुचुकी फैमिली ने अडॉप्ट किया था, है ना? मैं हूँ इकिचिरो साइरू, मैं तुमसे 2 क्लास आगे था बच्ची। मैं भी सोल सोसाइटी में काफी ज्यादा फेमस हूँ, तुमने कहीं तो मेरा नाम सुना ही होगा, है ना? नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। और इसके ऑरा का लेवल -9999 हो जाता है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल है रुकिया। यहाँ पर कौन बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था और इचिको को ही ढूंढ रहा होता है। तभी से इचिको मिल जाता है और इसे सारी बातें बताने लग जाता है कि अभी रुकिया के सामने सोल सोसाइटी का कोई मेंबर आ चुका है। यहाँ पर ये बंदा रुकिया से कहता है कि तुम अभी तक सोल सोसाइटी वापस क्यों नहीं गई हो? क्योंकि हर दिन मुझे यहाँ पर नया मिशन मिल रहा है, जिसे कंप्लीट करने के चक्कर में मैं वापस नहीं जा पा रही हूँ। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें उस ऑरेंज बाल वाले लड़के से प्यार हो चुका है ना। ये सुनकर रुकिया को गुस्सा आ जाता है और इस पर हमला करने लगती है। तभी इकिचिरो बोलता है कि अगर मुझे कोई जवाब नहीं मिलता है तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना होगा, और दूसरा रास्ता ये है, मैं तुम्हें जख्मी करके सोल सोसाइटी के अंदर लेकर जाऊं, और अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। तभी इचिको यहाँ पर आ जाता है। अबे छपरी कौन है तू और यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा तो तुम मुझे देख सकते हो। हाँ पहले तू बता भाई, तू कौन है? इचिको, इस मैटर से दूर रहो। शट अप, मैं तुम्हारी जगह पर सोल रिपर हूँ, एक सब्स्टिट्यूट सोल रिपर। रुकिया कुचुकी, तुम्हें मालूम ही होगा ये कितना बड़ा जुर्म है ना? पर अब करे तो करे क्या? एक गीगा से लड़ने में वो मजा नहीं आता जो मजा एक सोल रिपर के साथ लड़ने में आता है। चलो इसका मजा लिया जाए। और इकिचिरो इचिको पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी इचिको जल्दी से कॉर्न के अंदर से उस पिल को बाहर निकाल के खुद खा जाता है और इसकी बॉडी से इसकी सोल बाहर आ जाती है और अपनी सोल रिपर वाली फॉर्म में आ जाता है। मजेदार, तुम एक इंसान होके भी खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। हाँ ये खासियत तुम्हें कहाँ से आई? हाँ अबे तो कौन है, मेरा टीचर है क्या जो इतना सवाल कर रहा है? और मैं तुझे क्यों बताऊंगा बेटा, अब तो नहीं बचने वाला। पर तभी रुकिया इचिको को लड़ने से मना करती है, पर इचिको इसकी एक नहीं सुनता और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर कारिन और यूसु प्रे कर रही होती है। तभी कारिन को किसी हॉलो की प्रेजेंस सेंस हो जाती है और काफी ज्यादा घबरा जाती है, और तभी इसके सामने वो हॉलो आ जाता है, जिसे देखकर कारिन घबरा जाती है। यहाँ पर इचिको और इकिचिरो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और रुकिया के फोन में वो हॉलो डिटेक्ट हो जाता है, जो कि अभी कारिन के सामने है, और इन सभी को लड़ाई को रोककर इन्हें हॉलो के बारे में बताती है। ये क्या भैया भी लड़ रहे थे और अब ये फोन में देख रहे हैं सबके सब, क्या चल के रहा है ये हॉलो तो काफी ज्यादा ताकतवर लगता है। ये सुनकर इचिको और कॉर्न घबरा जाते हैं कि भाई ये बंदा बोल रहा है ये ताकतवर होगा, ये खुद इतना स्ट्रॉन्ग है। इचिको, हमें अभी इसी वक्त निकलना होगा, तुम्हारा परिवार खतरे में है, वो हॉलो अभी कारिन के सामने है। ये सुनकर इचिको घबरा जाता है और उस हॉलो के डायरेक्शन में आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस हॉलो ने कारिन और यूजू को पकड़ लिया है। यहाँ पर ये हॉलो यूजू को पकड़ लेता है और इसे खाने ही वाला होता है, पर तभी सही वक्त पर इचिको यहाँ पर आ जाता है और यूजू की जान बचा लेता है। लेकिन इस हॉलो ने कारिन को पकड़ के रखा था। मेरे पास अभी भी तुम्हारा परिवार है, तुमने बहुत इंतजार करवाया सोल रिपर। इचिको घबरा जाता है और रुकिया और इकिचिरो भी यहाँ पर आ जाते हैं। तभी हम एक लड़की को देखते हैं, जिसे देखकर इचिको हैरान रह जाता है, क्योंकि ये वही लड़की है जिसे बचाने के चक्कर में इचिको ने अपनी मॉम को खो दिया था। ये चल क्या रहा है? तुम तो वही हो ना जो उस दिन नदी के किनारे थी? इचिको, क्या ये लड़की वही है? क्या तुम श्योर हो? हाँ ये वही है, मैंने उस दिन इसकी हेल्प करने की कोशिश की थी और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से मैंने अपनी माँ को खो दिया। 6 साल पहले। हाँ माफ करना, मुझे इतनी पुरानी बातें याद नहीं रहती हैं। तभी ये लड़की अचानक से अपना रूप बदल लेती है और हमें पता चलता है कि ये लड़की उस हॉलो का एक पपेट है। ये हॉलो इस लड़की का यूज अपने शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए करता है और सही मौका देखकर उसका शिकार कर देता है। तुम ग्रैंड फिशर हो ना, यही तुम्हारा कोड नेम है। तुम खुद को छुपा लेते हो और अपनी पावर से ह्यूमन पपेट्स को बनाते हो। इसका यूज करके तुम दूसरों का शिकार करते हो। जिस इंसान की स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई होती है, वही इस पपेट को देख सकता है, और तुम उन सभी का शिकार करते हो जिनकी स्पिरिचुअल पावर्स ज्यादा होती हैं, ताकि तुम्हें और भी ज्यादा ताकत मिल सके। तुम पिछले 50 सालों से सोल रिपर्स को चकमा देते हुए आए हो और इंसानों की सोल का शिकार करते हो। इचिको समझ जाता है कि इसकी माँ को इसी हॉलो ने मारा है, मतलब इसने ही मेरी माँ को। मैं उस दिन तुम्हें ही मारने आया था। तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी बाकियों से काफी ज्यादा थी, पर क्या करें, औरत हमेशा से ही काफी लजीज रही है, तो मैंने पहले उस औरत को ही मार दिया। और अब ये बंदा इचिको की मॉम के बारे में बात कर रहा होता है। ये सब बोलकर हॉलो हंसने लग जाता है। आज तक मैंने इतना घटिया हॉलो नहीं देखा। इचिको गुस्से से बौखला जाता है और इस हॉलो पर हमला कर देता है, पर हॉलो इसके हमले को डॉज कर जाता है। ये हॉलो इचिको को पकड़ लेता है और इचिको को हर तरफ से जकड़ लेता है। तुम कैसे कमीने हो जिसे मैं कभी माफ नहीं करूंगा। तभी रुकिया एक हैंड साइन को परफॉर्म करती है, बाहर आओ कमीने, बाकुरो नंबर 9 जैकी। पर रुकिया के इस स्पेल का इस पर कोई भी असर नहीं होता है और रुकिया पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से रुकिया दूर जाके गिर जाती है और बुरी तरह से घायल हो जाती है। तभी ये हॉलो कारिन को खाने ही वाला होता है, पर तभी इकिचिरो यहाँ पर आकर कारिन की जान बचा लेता है और इसके हाथ को ही काट देता है, जिसका फायदा उठाकर इचिको भी फ्री हो जाता है। पर हॉलो अपने बालों को नुकीला बना लेता है और कारिन पर हमला कर देता है, पर तभी इकिचिरो यहाँ पर आकर इस हमले को खुद पर ले लेता है, पर तभी इचिको यहाँ पर आकर इसे आजाद कर देता है। तुम्हें करने की जरूरत नहीं थी, तुम इतना आगे क्यों आए? तुम्हें चोट लग गई ना? इकिचिरो घायल हो चुका था और बोलता है कि सोल रिपर्स का काम ही होता है हॉलोस को मारना और दूसरों की
रक्षा करना। सोल रीपर्स कभी भी हॉलोस को माफ नहीं करेंगे और इसके मुंह से खून निकलने लगता है और बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। रुकिया, क्या सोल रीपर्स भी मर सकते हैं क्या? प्लीज इसे एक बार चेक करो। हाँ इचिको, और इसे चेक करने लगती है कि ये जिंदा है भी या नहीं। पर तभी रुकिया देखती है कि ये बंदा घोड़े बेचकर सो रहा होता है। मैदानी जंग में भाई सो गया है बंदा लिटरली। तभी कौन यहाँ पर आ जाता है और कारिन और यूजो को किसी सेफ जगह पर लेकर जाने लगता है। यहाँ पर इचिको उस हॉलो के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, पर रुकिया इसे रोक लेती है और कहती है कि बेवकूफी मत करो इचिको, वो तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम उससे नहीं लड़ पाओगे। ये मेरी लड़ाई है, इसके बीच में मत पड़ा रुकिया। यहाँ पर कौन कारिन और यूसु से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो ना, जिस पर ये दोनों कोई भी जवाब नहीं देते हैं और बुरी तरह से इसे इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से कौन परेशान हो जाता है और यहाँ पर इचिको इस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। पर ये हॉलो हर बार इचिको के हमले को डॉज कर जाता है। तभी ये हॉलो इचिको के ऊपर हमला कर देता है, पर इचिको अपनी सोर्ड का यूज करके इससे रोक देता है, पर इसके नाखून लंबे होकर इचिको के शरीर के अंदर घुस जाते हैं, जिसकी वजह से इचिको घायल हो जाता है। तुमने जोश में अपना होश खो दिया और सीधा मेरे जाल में फंसते जा रहे हो। मैं तो तुम्हारे साथ बस खेल रहा हूँ लड़के, ऐसे ही खेलते खेलते मारे जाओगे। इचिको पीछे हट जाओ। रुकिया, पीछे रहो, मेरे पास मत आना, मैं इसे अभी खत्म करता हूँ। अगर मेरा हाथ भी कट जाता है, मेरे पैर कट जाते हैं, मैं तब भी इसे मार कर ही रहूंगा। और तभी ये हॉलो इचिको के सामने इसकी मॉम का एक पपेट बना देता है। ये देखकर इचिको बुरी तरह से घबरा जाता है। चाहे कोई सोल रीपर कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी निर्दयी हो, पर वो एक इंसान को कभी नहीं मार सकता जिसे वो दिल से चाहता हो। मैं अब तक बहुत सारे सोल रीपर्स को चकमा देते हुए आया हूँ और तुम्हारे लिए वो इंसान ये है जिसे तुम चाहकर भी नहीं मार सकते। रुकिया इचिको की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ जाती है, पर तभी रुकिया को अपने कैप्टन की बात याद आती है, जहाँ पर इसका कैप्टन इससे कहता है कि फाइट से दो तरह की होती है, हमें हमेशा दोनों के बीच का फर्क पता होना चाहिए। पहला किसी की लाइफ को बचाने की लड़ाई और दूसरा है किसी के गुरूर को बचाने की लड़ाई। रुकिया समझ जाती है कि ये लड़ाई गुरूर की लड़ाई है और अभी इचिको अपने ऑनर के लिए लड़ रहा है और इचिको के लिए प्रे करने लगती है। तभी इकिचिरो, ये बंदा मस्त घोड़े बेचकर सो रहा था, उठ जाता है और इचिको की तरफ जाने लगता है। अपनी तलवार को इसके खिलाफ यूज नहीं कर सकते क्या? ये औरत है कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम का चेहरा ऐसे कामों में इस्तेमाल करने की? और इचिको इस हॉलो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी ये हॉलो इचिको की मॉम के इस पपेट को आगे कर देता है। ये देखकर इचिको रुक जाता है और इसका फायदा उठाकर ये हॉलो अपने बालों को दोबारा से इचिको के शरीर के अंदर घुसा देता है। ये देखकर रुकिया और इकिचिरो हैरान रह जाते हैं। मैंने तुमसे कहा था ना, होश में जोश आना यही तुम्हारी कमजोरी है। अब एक आखिरी हमला और तुम्हारा खेल खत्म लड़के। तभी हॉलो इचिको के ऊपर एक फाइनल हमला करने वाला होता है, पर तभी उस पपेट के अंदर से अचानक से एक एनर्जी बाहर निकलने लग जाती है और इचिको के सामने इसकी मॉम अपीयर हो जाती है। इचिको, मुझे तुम पर नाज है बच्चे, मुझे तुम सब पर नाज है। मुझे नाज है कि मैं तुमसे मिल पाई। तुम्हारा शुक्रिया इचिको, मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसा एक बेटा मिला। और ऐसा बोलकर इचिको की मॉम यहाँ से चली जाती है। इचिको की मॉम ये सारी बातें तब बताना चाहती थी जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। इचिको ये सारी बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है और गुस्से से इस हॉलो के ऊपर एक हमला कर देता है और इचिको की स्वॉर्ड इस हॉलो के कंधे में जाकर घुस जाती है और हॉलो बुरी तरह से घायल हो जाता है और डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। इस हॉलो के जाने के बाद रुकिया इचिको के पास आती है और इसे समझाने की कोशिश करती है कि अब ये फाइट खत्म हो चुकी है। इचिको, नहीं, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, मैंने अभी तक उससे अपना बदला नहीं लिया। और ऐसा बोलकर इचिको बेहोश हो जाता है। इकिचिरो इचिको से इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है कि इसमें कोई शक नहीं है, ये लड़का एक दिन बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनेगा और मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ कि इतने अच्छे कपल का ब्रेकअप करवा दूं। अगर सोल सोसाइटी को इस केस के बारे में जाना है तो वो खुद पता कर लेगी। और ऐसा बोलकर ये सोल रीपर गायब हो जाता है। इसके बाद हम इचिको को देखते हैं जो कि अपनी मॉम की ग्रेव के सामने रुका होता है और उनसे माफी मांगता है क्योंकि इसकी मॉम का बदला लेने में इचिको नाकामयाब रहा। तभी इचिको के फादर यहाँ पर आ जाते हैं। अगर तुम यहाँ पर खुश रहोगे तो तुम्हें देखकर तुम्हारी माँ भी खुश रहेगी बच्चे। जब मैं स्मोकिंग करता हूँ तुम्हारी माँ हमेशा कहा करती थी कि स्मोकिंग करते हुए काफी कूल लगता हूँ, इसलिए हर साल इसी दिन इसी जगह पर स्मोकिंग करता हूँ ताकि तुम्हारी माँ मुझे कूल बनता हुआ देख सके। अच्छे से जियो बच्चे, और जब मरो तो हंसते हुए मरना, वरना तुम्हारी माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। और ऐसा बोलकर इचिको के फादर यहाँ से जाने लग जाते हैं। रुकिया, ये सारी बातें सुन रही हो ना, मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ, मैं उस हॉलो को हराना चाहता हूँ, नहीं तो मैं अपनी मॉम के सामने खड़ा नहीं हो पाऊंगा। ये सुनकर रुकिया खुश हो जाती है। अब अगली रात को काराकुरा टाउन के अंदर स्पीड हंटर नाम का एक लाइव शो चल रहा होता है और इस शो को देखने के लिए इचिको, इसकी फैमिली और रुकिया और इसके सभी दोस्त यानी कि इसके क्लासमेट्स, ये सभी लोग यहाँ पर आ रखे थे। ये शो एक हॉरर शो होता है और इस वक्त ये शो एक काफी पुराने बंद हॉस्पिटल में किया जा रहा था। तभी इस शो का हीरो उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से नीचे गिरता है और बोलता है कि आत्माएं हमेशा आपके साथ होती हैं और इस हीरो का नाम होता है कानोनजी। इसके बाद हम ओरिहिमे को देखते हैं जो कि अजीब तरीके से हंस रही थी। इसे देखकर इचिको हैरान हो जाता है कि ये क्या हरकतें कर रही है, ये पागल वागल हो गई है क्या ये। पर देखता है कि हमारा घीगा चैड, तात्सुकी, ये सारे भी कानोनजी वाली वो हंसी हंसने लग जाते हैं। कितना क्रिंज है भाई ये। दरअसल ये सभी लोग कानोनजी के बहुत ही बड़े फैन होते हैं और ये हंसने का स्टाइल कानोनजी का ही होता है। ये देखकर इचिको का दिमाग खराब हो जाता है कि भाई ये क्या हरकतें हैं इनकी, पागल है क्या ये लोग। इचिको का एक क्लासमेट इसे आज दोबारा से होने वाले उसी शो की टिकट देने आता है। अब यहाँ निकल जाए यहाँ से, जान से मार दूंगा तुझे। इचिको सर जी, मैंने रुकिया को भी इनवाइट कर दिया है इस शो में और रुकिया जी जाने के लिए मान भी चुकी है। हाँ, मैं मान चुकी हूँ इचिको। ये सुनकर इचिको का मुंह कुछ ऐसा बन जाता है कि लग रहा है किसी एंगल से ये शिनिगामी है, ह्यूमन वर्ल्ड में आके हरकतें कर रही है। रात को इचिको ना चाहते हुए भी स्पीड हंटर शो में आ जाता है। कानोनजी हंसने लग जाता है, ये अजीब सी इसकी हंसी, और इसे देखकर बाकी सभी लोग भी हंसने लग जाते हैं। ओरिहिमे इचिको से पूछती है कि भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो सिग्मा हो ना। इचिको बताता है कि इसकी फैमिली इस शो की बहुत बड़ी फैन है, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी यहाँ पर आना पड़ रहा है। करण औजला का कॉन्सर्ट छोड़ के आया हूँ इस छपरी को देखने। तभी रुकिया यहाँ पर आ जाती है और ये भी कानोनजी की
फैन बन चुकी थी। ये निब्बी और ये भी अजीब तरह से हंसने लग जाती है। इचिको ये देखकर हैरान हो जाता है कि भाई रुकिया, तेरे से ये एक्सपेक्टेड नहीं था। इचिको, तुम हमेशा इतना सीरियस क्यों रहते हो? हाँ, जरूर तुम थक चुके हो सोल रीपर्स की ड्यूटी को परफॉर्म करके। पाजी का हंस भी लिया करो। अरे बेवकूफ औरत, ये शो देखने आ गई तू? आज का ये शो इस पुराने हॉस्पिटल में रखा गया है। क्या यहाँ पे सच में आत्माएं हैं क्या? अगर है तो सोल रीपर्स की हेल्प क्यों नहीं करते? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। जो स्पिरिट्स ऐसी जगह को अपना घर बना लेती हैं, उन्हें सोल सोसाइटी या सोल रीपर्स बहुत ही मुश्किल से कभी कभार ही ढूंढ पाते हैं। और ऐसी स्पिरिट्स को जिबाकू स्पिरिट्स कहा जाता है। ये स्पिरिट्स तभी दिखाई देती हैं जब उनके अड्डे पर कोई इंसान घुस जाता है। तभी इस हॉस्पिटल के अंदर एक इंसान कदम रख देता है और तभी इस हॉस्पिटल के अंदर से जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। इस आवाज को इचिको के सभी दोस्त भी सुनते हैं। इचिको, मुझे लगता है इस हॉस्पिटल में एक जिबाकू स्पिरिट है। तभी इस हॉस्पिटल के अंदर से एक स्पिरिट बाहर आ जाती है जो कि सोल चेन से बंधी हुई थी, जिसका मतलब है कि ये स्पिरिट अभी तक हॉलो नहीं बनी है। एक जिबाकू स्पिरिट जो कि इस दुनिया से बहुत ही ज्यादा लगाव रखती है इचिको, तो उसे इस दुनिया में छोड़ दिया जाता है और अंत में एक हॉलो बन जाता है। मुझे तो अभी से एक हॉलो जैसा ही दिख रहा है, पर इसने सफेद मास्क नहीं पहना है और इसके शरीर का वो छेद अभी तक पूरी तरह से नहीं बना। और उसके शरीर के अंदर जो छेद होता है वो सिर्फ ये दर्शाता है कि इन हॉलोस के पास दिल नहीं होता है, वो अपना दिल खो चुका है। और सफेद मास्क दर्शाता है कि अब वो पूरी तरह से एक हॉलो में बदल चुका है इचिको। तभी रुकिया अपनी गंदी सी ड्राइंग बनाती है दोबारा से और इचिको को समझाने की कोशिश करती है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी चेन बीच में से टूट जाती है और दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक तो उसका शरीर जो कि मर चुका है और दूसरा होता है उसका भूत। और ज्यादातर भूत इंतजार करते हैं कि कोई सोल रीपर वहाँ पर आकर उन्हें गाइड करेगा, पर अगर उनका कोई पछतावा रह जाता है इचिको और वो नहीं जा पाते हैं तो उसी जगह पर वो स्पिरिट बंध जाती है जो कि उनके पछतावे के कारण होता है। पर इचिको को इसकी बातों में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता है। सिग्मा है भाई अपना इचिको। और रुकिया बताती है कि अभी हमने जिस स्पिरिट को देखा है उसका पछतावा ये हॉस्पिटल है। इस स्पिरिट की चेन इस हॉस्पिटल से बंध चुकी है। तभी ये स्पिरिट जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हॉस्पिटल मेरा है, मैं इसे किसी और को रखने नहीं दूंगा। अच्छा होगा तुम लोग अंदर ना हो, मैं यहीं पर एक अमीर आदमी बनूंगा और एक महंगी कार खरीदूंगा। ये सुनकर इचिको कहता है कि भाई कैसी स्पिरिट है ये बेवकूफ सी। अब कानूनजी का शो शुरू हो जाता है और सभी लोग इसे एंजॉय करने लगते हैं और हमारी रुकिया भी, ये छोटी बच्ची भी इसे देखने के लिए चली जाती है और इचिको इस पर भड़क जाता है। रुकिया पागल औरत, ये खतरनाक हो सकता है, वापस आ। तुम चिंता मत करो, एक स्पिरिट को 7 से 8 महीने लग जाते हैं एक हॉलो बनने के लिए। क्या तुम्हें उस स्पिरिट को देखकर लगता है इचिको कि वो दर्द में है? और यहाँ पर स्पिरिट कानूनजी को गालियाँ दे रही होती है। तुम बेकार में ही चिंता करते रहते हो। जब तक उस हॉलो के छेद के अंदर इसी तरह का डैमेज नहीं होता है तब तक वो हॉलो नहीं बनेगा। और यहाँ वैसे भी बहुत ज्यादा भीड़ है, इसलिए हम कौन सा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं इचिको। शो खत्म होने के बाद हम उसे सोल सोसाइटी में भेज देंगे। यहाँ पर मिस्टर कानूनजी उस हॉलो के छेद के ऊपर ही निशाना लगाता है और अपनी स्टिक से इसके छेद पर हमला कर देता है। वैसे क्या बोल रहा हूँ मैं यार। कानूनजी कुछ मंत्रों को पढ़ने लग जाता है और इचिको इसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, पर कानूनजी के गार्ड्स इसे रोक लेते हैं। रुकिया इचिको की सोल को बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाती है, पर रुकिया को भी बाकी के गार्ड्स पकड़ लेते हैं। ये हॉलो दर्द से चिल्ला रहा होता है। इसे ओरिही में कारिन और सातो भी सुन पाते हैं। तभी अचानक से इचिको की सोल को इसकी बॉडी से कोई अलग कर देता है और ये काम किसी और का नहीं बल्कि किसुके उराहारा का होता है। और इचिको जल्दी से कानूनजी को उस स्पिरिट से दूर करता है और तभी हमें पता चलता है कि कानूनजी के पास भी हाई स्पिरिचुअल पावर होती है, जिसकी वजह से ये किसी भी स्पिरिट को देख सकता है। तभी ये हॉलो चिल्लाता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और हॉलो यहाँ से गायब हो जाता है। रुकिया के फोन के अंदर भी वो हॉलो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था और समझ जाती है कि वो हॉलो अभी इचिको के ऊपर है और हम देखते हैं कि वो स्पिरिट अब पूरी तरह से एक हॉलो में बदल चुकी है। अरे बबुआ ये क्या है रे? अरे बेवकूफ, इसे हॉलो कहते हैं। ये हॉलो इचिको पर हमला कर देता है, पर इचिको अपनी स्वॉर्ड से इसे रोक लेता है और जल्दी से कानूनजी को यहाँ से भागने के लिए कहता है। यहाँ पर किसुके अपने मन में कहता है कि जैसा मैंने सोचा था ये वैसा नहीं है, ये बाकियों से अलग है। देखते हैं अब तुम क्या करोगे इचिको। और अब ये हॉलो कानूनजी पर हमला कर देता है, पर समय रहते इचिको इसे बचा लेता है और ये हॉलो दीवार में जाकर फंस जाता है। और इसका फायदा उठाकर दोनों हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं ताकि किसी और को चोट ना लग जाए। रुकिया इचिको की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, पर उराहारा इसे रोक लेता है और बोलता है कि चिंता मत करो, उस लेवल का हॉलो इचिको का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इचिको कानूनजी को घसीटकर हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाता है और इसे नीचे फेंक देता है और बोलता है कि साले मुझे एक बात तो बता, मैं क्यों भाग रहा हूँ और तू आराम से रुका हुआ है? मरने से डर नहीं लगता तेरे को? भागना तो तुझे चाहिए भाई, मैं जबरदस्ती खींच के लेके आ रहा हूँ तुझे। और कानूनजी कहता है, बबुआ मैं एक हीरो हूँ, तुम जानते हो मेरी पहुँच कितनी ऊपर तक है। टोरा है मेरा टोरा, और अगर तेरे जैसे अच्छे इंसान एनिमिटी भैया को सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं और भी ज्यादा ऊपर तक पहुँच जाऊंगा रे बाबा। घंटी भी बजा दियो। बबुआ तुम जानते हो कितने सारे बच्चे होते हैं जो मेरा शो टीवी पे देखते हैं, वो सब लोग मुझ पे विश्वास रखते हैं कि मैं इन सारे भूतों को मारूंगा, इसलिए मैं भाग नहीं सकता। वो सारे लोग मुझे देख रहे हैं बहुत ही उम्मीदों से। लव यू गाइस। और ऐसा बोलकर हॉलो की तरफ आगे बढ़ जाता है। कानूनजी इचिको इसे रोक लेता है और समझाता है कि साले जेम्स बॉन्ड मत बन, मारा जाएगा। तभी हॉलो दोबारा से इन पर हमला कर देता है। इचिको जैसे ही इस पर हमला करता है तो इसकी स्वॉर्ड दीवार पर फंस जाती है और बहुत ही मुश्किल से दोबारा से इसे बाहर निकाल पाता है। सोल रीपर्स जिस स्वॉर्ड का यूज करते हैं इस एनिमे में उसे ज़नपाक्टो कहा जाता है। इचिको की स्वॉर्ड यूज करने के लिए अभी ये रूम बहुत ही ज्यादा छोटा होता है और इसकी स्वॉर्ड जैसे कि हम जानते ही हैं 6 फुट टॉल है, तो इसे इस हॉलो के साथ लड़ने में काफी दिक्कत आती है। तभी ये हॉलो इचिको पर हमला कर देता है और इचिको दीवार तोड़ते हुए बाहर जाके गिरता है, पर कानूनजी भी यहाँ पर आ जाता है। इसे देखकर इचिको इस पर गुस्सा करता है कि साले तू यहाँ पर क्या कर रहा है, मुझे तुझे भी बचाना पड़ेगा और इससे लड़ना भी होगा, अंदर चल जा। ये हॉलो कानूनजी पर हमला कर देता है। इचिको इसे बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर ये हॉलो इचिको पर कुछ लिक्विड सा फेंक कर इसे जकड़ देता है और इचिको पर हमला कर देता है। पर मिस्टर कानूनजी यहाँ पर आ जाते हैं और इस हॉलो के मुंह के ऊपर अपनी स्टिक को फंसा देता है। इचिको इसे अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने के लिए
कहता है, पर कानूनजी कहता है कि मुझे अपनी ताकतों के बारे में मालूम है और मुझे मेरे दुश्मन और मेरी खुद की ताकत के बीच का फर्क, इन सब के बारे में मुझे पता चल चुका है और मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो चुका हूँ। तुम खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करते हो और आज से तुम मेरे दोस्त हो और फिलहाल मेरे पास इतनी ताकत तो है ही जिससे कि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। और ये हॉलो कानूनजी पर हमला कर देता है जिसकी वजह से कानूनजी ऊपर हवा में उड़ जाता है। अरे बबुआ, चाहे मेरा ये शरीर तबाह ही क्यों ना हो जाए, बच्चों के भविष्य के लिए लगता है मुझे अपना बलिदान देना ही होगा। मुझे अपनी जिंदगी में कोई पछतावा नहीं होगा। मेरे चैनल का पासवर्ड ले लो। अबे अपनी बकवास बंद कर। पर इचिगो अपनी स्वॉर्ड से इस हॉलो पर हमला कर देता है और बोलता है कि माफ करना, पर ये तुम्हारा अंत है, और इस हॉलो को एक ही झटके में खत्म कर देता है। तभी ये हॉलो अपनी स्पिरिट वाले रूप में आ जाता है। ये देख कर कानूनजी हैरान रह जाता है और इचिगो कानूनजी से कहता है कि हाँ, ये हॉलो वही भूत था जब उसके सीने में वो जंजीर थी। वो जंजीर ही इसकी आत्मा को बांध के रखती है और अगर वो टूट जाती है तो उसके सीने में एक होल बन जाता है जिससे कि वो स्पिरिट एक हॉलो बन जाता है। ये सुनकर कानूनजी को याद आ जाता है कि इसी ने उस स्पिरिट की उस जंजीर को तोड़ा था जिसकी वजह से वो हॉलो बन गया था और इस बात को सुनकर रोने लगता है। अरे हीरो, रोना धोना बंद कर। वन पीस खत्म नहीं हुआ, हर हफ्ते उसकी वीडियो आती रहेगी। जा, तेरी ऑडियंस तेरा इंतजार कर रही है। और कानूनजी छत के ऊपर खड़ा होकर अपनी ऑडियंस को देखने लग जाता है। क्या हुआ? उन्हें जवाब दो, यही एक हीरो की ड्यूटी होती है। हाँ बबुआ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और दोबारा से अपने उसी पोज में आ जाता है और अपनी बेहुदी हंसी हंसता है। और कानूनजी इचिगो से कहता है कि मैं तुम्हारी हिम्मत और ताकत की दाद देता हूँ इचिगो, तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया और आज से तुम मेरे सबसे नंबर 1 वाले फैन हो। ये सुनकर इचिगो हैरान रह जाता है कि भाई मैं इसका फैन, ये कब हो गया? मुझे इसका फैन थोड़ी बनना था। अगले दिन इचिगो और इसके सारे दोस्त क्लास के बाहर रिसेस टाइम में क्लासमेट्स की चुगलियां कर रहे होते हैं और तभी रुकिया को अपने आसपास एक हॉलो के होने का अलर्ट मिलता है। इचिगो भी नोटिस कर लेता है। मुझे माफ करना, मुझे इचिगो के साथ कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ, मैं आती हूँ। और इचिगो और रुकिया यहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर इन्हें शक हो जाता है, पेड़ के पीछे जा रहे हैं क्या? और ये सभी लोग भी यहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी साधु देखता है कि कोई स्कूल की खिड़की से इनके ऊपर कोई नजर रख रहा है। यहाँ पर इचिगो और रुकिया हॉलो की डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं आगे, पर यहाँ पर इन्हें हॉलो की जगह एक स्पिरिट दिखाई देती है जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था। क्या तुम्हें यहाँ पर कोई हॉलो दिखा था क्या, या तुमने ही उसे मार दिया? वो बहुत ही ज्यादा डरावना था, मुझे तो लगा था आज मेरी ऊपर की टिकट कट जाएगी। और डर के मारे रोने लगता है और इचिगो को पकड़ने लगता है, पर इचिगो इसे लात मार के दूर उड़ा देता है। साला मेरा सच्चे मत था, दूर से बात कर। तभी रुकिया इसका कॉलर पकड़ लेती है। सुन बे सुअर के बच्चे, क्या किसी और ने उस हॉलो को मारकर तुम्हें बचाया है? कौन था वो? मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गया था, मैं उसे देख नहीं पाया। मुझे तो ये तक याद नहीं कि मुझे किसी ने बचाया भी था। ये सुनकर रुकिया भी इस पर एक लात मार देती है कि साले सुअर के बच्चे किसी काम का नहीं है तू। और इचिगो इस स्पिरिट के ऊपर कॉन्सो परफॉर्म करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर से कोई रुकिया और इचिगो पर नजर रख रहा था। और इसी के साथ ही सीरीज का पहला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ब्लीच एनिमे सीरीज का पहला पार्ट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं इसका अगला पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। और इस सीरीज के अगले पार्ट के लिए कमेंट टारगेट रखते हैं 8000 कमेंट्स। और गाइस, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा समय लगा है क्योंकि मैं चाहता था कि ब्लीच, जो कि मेरा फेवरेट एनिमे है, इसको मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको इसका अगला पार्ट चाहिए या फिर नहीं। और गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि वन पीस की एल्बाफ आर्क उसी चैनल के ऊपर कवर की जाएगी। तो ठीक है गाइस, प्लीज बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये पार्ट। तो ठीक है गाइस, और मिलते हैं अगली वीडियो में।